हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयर बेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट एचएपी सेकंड के यूनिट सेकंड के बारे में। अब इसके अंदर हमारे दो चैप्टर आते हैं। पहला आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दूसरा हमारा आता है एनर्जेटिक। अब देखो यहाँ पे जो हम डाइजेस्टिव के बारे में बात करेंगे ना, वो सिंपल ऐसा नहीं है जो हम 10th-12th में करते हैं। यहाँ पे हमको इन डेप्थ और डिटेल्स में हर एक टॉपिक के बारे में बात करना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये होने वाली है आपकी एक वन शॉट वीडियो। मतलब देखो, इस एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। बाकी ये आपके क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में हमारा क्या क्या आता है। और इसके अलावा जो भी पार्ट आपका सिलेबस में है वो सारा भी कवर करेंगे। तो आपका सिलेबस का पार्ट भी कवर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट तो एकदम क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो बस रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे काम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स में आकर इनरोल कर सकते हो, वहां आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे देखो, या तो हमारा पूरा डिटेल्स में आ जाता है, जैसे डिस्क्राइब इन डिटेल्स नोट ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर केवल एक ये सिंगल क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रो देना है। देन आपको एक पूरा ओवरव्यू देके और हर एक जो ऑर्गन इसके अंदर होगा उसके बारे में थोड़ी देर बात बता देना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कई बार ये होता है कि इसके अंदर के हमारे ऑर्गन भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आता है डिस्कस वेरियस पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद लेवल डायग्राम। जैसे आपका स्टमक हो गया तो कई बार स्टमक के अलग आ जाएगा, या आपके लीवर के ऊपर अलग से आ जाएगा, या आपका गॉल ब्लैडर के ऊपर आ जाएगा, या पैनक्रियास के ऊपर आ जाएगा, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज के ऊपर आ जाएगा। तो कई बार ये अलग से भी आ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा भी जानेंगे ओवरव्यू और इनको भी एक एक को जो है इंडिविजुअल डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। देन सेकंड आपका आता है डिस्कस एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन। अब देखो, ये भी हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मान के चलो कि मोस्टली आपका ये वाला आता है। यानी कि या तो आपका ये ऊपर वाला पार्ट आएगा या ये वाला आएगा, और इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक हमेशा देखने को मिलता है। और इसमें हम सिंपल बात करेंगे कि ये जो हमारा स्टमक है, इसके अंदर एसिड कैसे बनता है और कैसे ये रेगुलेट होता है, कब निकलेगा कब कब निकलेगा, ये सारी बात आपको जो है इस क्वेश्चन में देखेंगे। इसके अलावा कई बार गैस्ट्रिक सिक्रेशन और यहाँ पे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ स्टमक लाइनिंग यानी कि म्यूकासा के बारे में आता है, इनको भी हमने अलग से कवर किया हुआ है। अब हमारे यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट आते हैं, जैसे राइट अ नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो हमारी डाइजेशन है वो कैसे होगी, यानी कि उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, या यहाँ पे 3 फेज होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे हार्मोन होते हैं जो हमारी डाइजेशन को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेप्सिन का क्या रोल है। अब देखो, ये जो अंदर के क्वेश्चन है ना, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इसीलिए मैंने यहाँ पे डाले हैं कि आपको ये सॉल्व करा दूं। यानी कि इसके साथ क्या हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा डाइजेस्टिव को लेके, आप हर एक जो है करके आ जाओगे। अब जो आपका सेकंड चैप्टर है एनर्जेटिक्स वाला, उसमें से सिंपल आपका क्वेश्चन जो है मोस्टली एटीपी के ऊपर आएगा। एटीपी को कैसे फॉर्म करते हैं और एटीपी के रोल हमारे क्या होते हैं। इसके अलावा बीएमआर के ऊपर एक शॉर्ट नोट हो गया, और क्रेटिन फॉस्फेट को मैं बता दूंगा कि अगर कभी आ जाता है तो आप लोग करके आ सकते हो। तो चलिए अब अपनी वीडियो के बारे में बात करते हैं। बस एक ही बात बोलूंगा कि भाई दिल से और पूरी वीडियो देखना। ये देखो, मान लो कि ये वीडियो आज आपकी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर बताना कि आपको सब समझ आया या नहीं आया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन, यानी कि राइट अ डिटेल नोट ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि सबसे पहले हमें बात करनी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता क्या है। तो देखो, यहाँ पे ना इसको हिंदी में हम बोलते हैं पाचन तंत्र, और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव वर्ड है ना, इसका सिंपल मतलब निकल के आता है डाइजेशन। यानी कि ये हमारा डाइजेशन वर्ड से मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे हम कोई भी खाना वगैरह खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, तो हम क्यों खाते हैं भाई, सिंपल सा फंडा, क्यों खा रहे हैं, जिससे ये हमारी बॉडी में जाके हमको एनर्जी और ताकत प्रोवाइड करेगी, इसीलिए खाते हैं। तो ये ऐसा थोड़ी कि हमने रोटी खाई और डायरेक्टली हमारी बॉडी में ताकत आ गई। ये क्या होती है कि रोटी हमारी धीरे धीरे कन्वर्ट होती है और तैन जाके हमें जो है एनर्जी मिलती है। आप समझो कैसे क्या होता है। तो मान लो ये हमने रोटी या कोई भी खाना पीना खाएंगे, हमारी बॉडी में जाएगी। अब बॉडी में जाने के बाद मान लो ये हमारी तो बॉडी में जाएगी, और बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, ये हमारे पेट में पहुंचेगी, और तैन यहाँ से दांतों से जब हम इसको चबाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये बड़ी रोटी को हम यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है यहाँ पे इसका डाइजेशन। यानी कि अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारा इस तरह से कायम लिक्विड में चला जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि अब जो हमारी रोटी थी, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट हो गए, वो हमारे निकल जाते हैं इस रोटी से बाहर। और अब क्या होगा, अब ये जो न्यूट्रिएंट हमारे आ गए ना, ये हमारे अब चले जाते हैं ब्लड के अंदर, और जब ये हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, देन इन्हीं का, यानी कि जैसे हमारे कार्ब्स थे, जैसे हमारे प्रोटीन थे, हमारे फैट थे, इनका इस्तेमाल करके हमारी बॉडी क्या करेंगे, हमारी बॉडी अपने लिए एनर्जी बनाएगी। प्रोटीन वगैरह से क्या करेगी, हमारी बॉडी अपने मतलब प्रोटीन बना रही है, एनर्जी वगैरह और ताकत वगैरह हमको मिलती रहती है।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि ये जो नॉर्मल हम रोटी खा रहे हैं ना, इस रोटी को हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए और हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए बीच के ये कुछ काम बहुत जरूरी थे, यानी कि इनका टूटना, ब्रेक डाउन होना और इनका डाइजेशन होना, यानी कि इनके अंदर के न्यूट्रिशन को बाहर आना। तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी, यहाँ पे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और डाइजेशन कर रहे हैं अपने खाने का, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। और यही जो प्रोसेस है इसको करता कौन है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। यानी कि अब क्या क्लियर हो रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारे खाने को पचाता है, खाने को डाइजेस्ट करता है। और क्यों करता है, जिससे जो खाना पीना हम खा रहे हैं उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट वाली कार्ब्स है, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, वो हमारे ब्लड में पहुंच जाए और ब्लड में पहुंचने के बाद हमारी बॉडी उनका इस्तेमाल करके अपने लिए एटीपी एनर्जी बनाए और हमारी बॉडी को ग्रोथ करे और सर्वाइव करे। तो आई होप अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, हमारा सिस्टम। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, वो हमारे सेल से मिलकर बनी हुई है। और ये जो सेल्स हमारे ये जब आपस में मिल जाते हैं तब जाके क्या बनाते हैं, हमारे टिश्यू बनाते हैं, यानी कि बड़ा सा हमारा ऑर्गन। और जब ये हमारे टिश्यू वगैरह मिल जाते हैं तब हमारे बनते हैं ऑर्गन। और जब हमारे यहाँ पे 4-5 ऑर्गन मिल जाते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं ना, उसको हम यहाँ पे सिस्टम बोलते हैं। अब ये एल्विस वाला सिस्टम नहीं है, नॉर्मल हमारे पढ़ाई वाला सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम है। और इन सिस्टमों की वजह से हमारी बॉडी चल रही है और जिंदा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ये हमारा एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन आते हैं, यानी कि कई सारे ऑर्गन आते हैं। और उन सबसे मिलके जब ये सारी चीजें मिलके आपस में एक काम करती है ना, उसी को हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी सिस्टम बोल देते हैं। अब जैसे हमारे ये डाइजेस्टिव है, तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी ऑर्गन है हमारे, वो आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारे खाने को डाइजेशन करने का काम कर रहे हैं, पचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इनका नाम क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मल जैसे ये हमारा स्टार्टिंग होता है माउथ से। तो माउथ या इसको ओरल कैविटी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, हम जो भी रोटी या खाना पीना खा रहे हैं वो हमारी इसी के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री होती है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे दांत वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको चबाने का काम करेंगे, यानी कि ये रोटी वगैरह को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। क्योंकि भाई जिंदा रोटी तो हमारी जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी आगे आती है एक फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे खाने को पेट में पहुंचाता है। तो जिंदा रोटी या कोई कड़क तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और वही हमारी क्या होती है, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से हमारी ये स्टमक में चली जाती है। और जब पेट में जाती है तो यहाँ पे होती है इसकी एक्चुअल में डाइजेशन। और डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो पचा हुआ खाना वो हमारा नीचे चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे होती है इसकी एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा कुचा है वो हमारा लार्ज में चला जाता है और यहाँ पे होती है वाटर की एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद भी जो हमारा बिल्कुल बेस्ट बच जाता है, बेकार वाला, वो हमारा यहाँ यूनिस यहाँ पे क्या है, रेक्टम और एनएस की मदद से क्या है, फीसेस की फॉर्म में सुबह सुबह बाहर निकल जाता है, जो आप लोग करने चाहते हो। तो यहाँ पे क्या है, यही पूरा हमारा डाइजेस्टिव होता है। एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, क्या बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक हमारा ऑर्गन्स का ग्रुप होता है। यानी कि ऐसा नहीं कोई एक अकेला ऑर्गन है, यहाँ पे हमारे ऑर्गन के ग्रुप होते हैं और इसके साथ में कुछ हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, जो हमारे खाने के ब्रेकडाउन के लिए, जो मैंने बोला कि ये क्या करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करें यानी कि तोड़ रहे हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, हमारे जो डाइजेशन होगा तभी तो न्यूट्रिएंट निकलेंगे और ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए, और इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि अब जो हमारा बचा कुछ है वो हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के लिए, यानी कि 3 हमारे मेन काम है जो यहाँ पे कौन कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा वो सिस्टम है जो हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये मेनली हमारे 3 काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर में। पहला होता है डाइजेशन, जैसे मैंने क्या बोला कि ये हमारा ब्रेक डाउन करता है। तो क्या बोल सकते हैं कि जैसे जो हमारा खाना होता है, फूड होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे हमारे ये कौन करता है, हमारे दांत, यानी कि जो माउथ है वो ये काम करता है। और उसको क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारे दांत है खाने को तोड़ रहे हैं, फिर हमारा जो स्टमक एसिड है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये डाइजेशन वाला यानी कि ब्रेक डाउन हो गया। अब ये ना 2 टाइप की होती है हमारी ब्रेक डाउन। पहली होती है मैकेनिकल डाइजेशन। इसका मतलब क्या है, अब जैसे जो खाना हमारे मुंह में गया वो हमारा क्या, अभी वो हमारा ब्लड में नहीं पहुंचता है, तो वो क्या मुंह में है, तो उसको हम जो तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, दांतों से चबा रहे हैं, वो होता है मैकेनिकल। यानी कि हम यहाँ पे फिजिकली जो इस खाने को तोड़ रहे हैं, यानी कि इसमें हमारा च्यूइंग आता है और जो स्टमक चरनेंगे, यानी कि जब पेट में जाता है, पेट में जो मरोड़ लगते हैं उससे वो खाना हमारा थोड़ा सा टूटता है। तो ये हो गया। सेकंड हमारे होते हैं केमिकल डाइजेशन। अब इसमें क्या है, अब जैसे मैंने क्या बोला कि ये हमारा टूट गया, तो टूट के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में चला गया, लेकिन टुकड़ों में होने से कोई फायदा नहीं है जब तक इसके अंदर से क्या है, न्यूट्रिएंट हमारे बाहर ना निकले। और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या है, डाइजेशन बोलेंगे एक्चुअल में। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। जैसे जो हमारे एमाइलेज है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे, जो पेप्सिन है वो हमारे प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, और जो लाइपेज है वो हमारे फैट्स को तोड़ेंगे। यानी कि जो इसके अंदर के हमारे, जैसे मैंने बोला, न्यूट्रिएंट है, तो इनको तोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन कहलाता है। और उसके बाद क्या होगा, जब ये हमारे टूट जाते हैं, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है छोटे छोटे टुकड़ों में, ग्लूकोज वगैरह बन गया, उसके बाद हमारे प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया, देन क्या होते हैं, देन ये हमारे एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड के अंदर में, यानी कि बड़े पार्टिकल एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो ये 2 हमारे मेन डाइजेशन होते हैं। यानी कि पहली हमारी होती है मैकेनिकल, जिसमें हम दांतों से अपनी चीज को
उसको चबा के छोटा करते हैं, और दूसरे होते हैं केमिकल, जिसमें हमारे जो पूरा डाइजेस्ट सिस्टम है इसमें जो भी हमारे एंजाइम या एसिड ये सब प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये पूरे खाने को क्या करते हैं, केमिकली मतलब पूरा तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और उसके बाद उनका एब्जॉर्प्शन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसी बात पे हमारा सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाला, यानी कि अब जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रिएंट वगैरह वो हमारे जब टूट जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अब उनकी एब्जॉर्प्शन होती है हमारे ब्लड के अंदर में। तो यही है कि हमारा कुछ ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद हमारा कुछ लिम्फ में जाएगा, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गए, तो ये सब हमारे टूट जाते हैं। और ये टूटने के बाद हमारे क्या होता है इसमें, अब जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे हमको ग्लूकोज मिलता है, जो हमारे प्रोटीन है उनसे हमको अमीनो एसिड मिलेगा, फिर फैटी एसिड वगैरह ट्राइग्लिसराइड इन सबसे मिलता है, फैट वगैरह से मिलता है। तो ये सब क्या होता है हमारा बाद में एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर में। और लास्ट हमारा आता है एलिमिनेशन, यानी कि अब जो हमारा बेस्ट है, यानी कि जो हमारे काम का नहीं है, वो हमारा यहाँ से जो है बेस्ट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम एनएस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये क्यों होता है हमारे लिए, जरूरी क्यों है, क्योंकि जो ये सिस्टम हमारा, इसको ना शॉर्ट में डीएस बोल देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो हमारा डीएस है ना, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो हमको चाहिए। देन इसके बाद जो हमारी बॉडी है उसको ग्रोथ और रिपेयर, क्योंकि जब ये हमारे न्यूट्रिएंट वगैरह बॉडी में ब्लड में पहुंचेंगे तभी तो बॉडी हमारी ग्रोथ करेगी। तो ये ग्रोथ में रिपेयर में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव के बारे में, यानी कि एक ओवरऑल जो पूरा आइडिया था वो आपको लग गया होगा इस पूरे डाइजेस्टिव के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे हमारा आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे हमें ये बात करनी है कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि एनाटॉमी, और ये काम क्या करता है हमारी बॉडी में, ये हो गया फिजियोलॉजी। वैसे तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि आपको सब क्लियर हो जाएगा, पर सबसे पहले बात करते हैं इसके एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसको ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट, या इसको हम यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना एक हमारा पाइप सा होता है। अब पाइप क्या देख रहे होगे, तो जैसे देखो ये हमारा माउथ से जा रहा है, तो ये एक ना पूरा पाइप सा जा रहा है, यानी कि माउथ वाला, ये देखो पाइप गया। अब ये पाइप हमारा आगे आ रहा है, ये देखो लंबा पूरा जा रहा है, और उसके बाद ये पाइप यहाँ पे थोड़ा इस तरह का फूल के हमारा जे शेप में चला जाता है, ये पाइप है। और उसके बाद यही जो पाइप आगे जा रहा है ये हमारा यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा जाता है, और उसके बाद यही जो पाइप है ये यहाँ से कनेक्ट हो जाता है हमारे लार्ज में, और ये पूरा जाता है, और इस तरह ये पाइप हमारा बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर देखा जाएगा तो ये जो पूरा है हमारे माउथ से लेके एनएस तक ना, ये एक सिंगल पाइप होता है, होलो स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और ये हमारी बॉडी का मस्कुलर ट्यूब बोल सकते हैं, एक तरह से ट्यूब जैसा है, मसल से भरा हुआ है तो मस्कुलर ट्यूब हो गया, ठीक है। और ये सिंगल है, देखो यहाँ से पूरा जा रहा है और यहाँ तक सिंगल है और डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसी पूरे को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, जीआई ट्रैक्ट बोल देते हैं, कि ये हमारा एक रास्ता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का, यानी कि गैस्ट्रो वर्ड हमारे स्टमक के लिए आता है और इंटेस्टाइन हमारे इंटेस्टाइन के लिए आता है, लार्ज स्मॉल दोनों के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो जाता है, एक रास्ता हो जाता है जिसमें पूरा का पूरा जो हमारा खाना है ना वो यहाँ पे पूरा क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो एक ये हो गया। अब इसके अंदर ना बहुत सारे पार्ट आते हैं, यानी कि अगर हम इसको तोड़े तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा माउथ या ओरल कैविटी, यानी कि ये वाला पार्ट है जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। फिर ये हमारा आगे जाएगा, तो अब यहाँ पे जाता है तो इधर हमारा आता है यहाँ पे फेरिंग्स, ठीक है। अब ये फेरिंग्स आ गया। अब ये फेरिंग जब चला गया इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये पूरा रास्ता दिख रहा होगा, इसको हम यहाँ पे ईसोफेगस बोल देते हैं, यानी कि फूड पाइप, कि हमारे खाने को लेकर नीचे जा रहा है। अब ये जब जाएगी आगे तो आगे जाके ये हमारा स्टमक यानी कि पेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा पेट हो गया। अब ये पेट आगे जाके क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। इसके बाद ये आगे जाके देखो लार्ज में जा रहा है, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। और इसके बाद ये लार्ज वाला आगे जाके हमारा रेक्टम और एनएस में जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे रेक्टम और एनएस बोल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा जीआई ट्रैक्ट में आता है, यानी कि एक तरह से पूरी एलिमेंट्री कैनाल होगी, यानी कि एक रास्ता हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पार्ट आता है एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे आपको लीवर दिख रहा होगा, गॉल ब्लैडर दिख रहा है, पैनक्रिया दिख रहा है, तो ये देखो इनमें क्या है कि जो हमारा खाना है ना वो इनमें नहीं जा रहा है, लेकिन ये भी हमारे क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसीलिए हम जो है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। यानी कि ये वो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसके अंदर खाना ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, हमारे एंजाइम को सीक्रेट करके और हमारे फ्लूइड्स को सीक्रेट करके, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारा सबसे पहले आता है सैलाइवरी ग्लैंड, जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये हमारा होता है सैलाइवरी ग्लैंड। देन यहाँ पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लीवर, जो पूरा आपको पता है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो लीवर हो गया। देन हमारे यहाँ पे आता है गॉल ब्लैडर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है पैनक्रियाज, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये हमारे चार होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन खाना जो हमारा होता है वो इनके अंदर नहीं जाता, ये सिर्फ एक साइड रोल होता है, यानी कि खड़े खड़े हमारी मदद करते हैं।
अब देखो ये जो पूरे ऑर्गन है ना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर देखो 10 नंबर में आता है तो जो मैंने आपको इंट्रो बताया, देखो ये पूरा इंट्रो करके आ जाओगे, उसके बाद ये सब नाम लिख के आ जाओगे और सबके बारे में सिर्फ 2-2 3-3 लाइनें बतानी है कि ये ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, ये जो मेन काम, यानी कि इसके बारे में सिर्फ वो काम बताने हैं जो हमारे डाइजेस्टिव से कनेक्टेड है और सिंपल। जैसे हमारा माँ होता है, ये खाने को लेके आता है, ये आगे भेजता है, बस इतना बताना है। अगर 10 नंबर के अकॉर्डिंग केवल मतलब अलग आता है, यानी कि पूरा हो गया। अब मान लो कई बार ये होता है कि स्टमक के बारे में अलग से आ गया या इनके बारे में अलग से आ गया, तब यहाँ जितना हमने आपको प्रोवाइड किया, जैसे मान लो ओरल कैविटी के ऊपर अकेला आ गया कि आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट बनाना है, तो ये देखो ये यानी कि आपको फिर इतना लिख के आना पड़ेगा। और अगर पूरा कंबाइंड आता है तो आप फिर सबके बारे में 2-2 3-3 लाइन लिख के आ जाओगे, आपका काम चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट के बारे में। इसका मतलब क्या है, अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारा ना मस्कुलर ट्यूब होता है। मस्कुलर ट्यूब का मतलब क्या है कि ये देखो एक तो होलो है, यानी कि अंदर से हमारा खाली है, होलो है, लेकिन ये मसल्स है, यानी कि ये जो पूरी लेयर है ना, ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी मसल्स से मिलकर बनी होती है, यानी कि इसमें कोई हड्डी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी मसल्स होती हैं। अब ये जो मसल्स हमारी है ना, ये टोटल कितनी लेयर्स में होती हैं ये हमको जानना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 लेयर्स होती है हमारी जीआई ट्रैक्ट की, और ये 4 लेयर ना हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होती है, यानी कि हमारे माउथ से स्टार्ट होगी यहाँ से और पूरे एनएस तक जाएगी। तो यहाँ पे जो पूरी आप कहीं भी ये लेयर उठा के देखोगे, ये टोटल 4 लेयर में हमारी डिवाइड होती है। तो यहाँ पे जो सबसे अंदर की लेयर होती है, यानी कि देखो ये अंदर की लेयर है, मैंने मान लो इधर वाला पार्ट उठा लिया, मान लो स्टमक का ये वाला पार्ट उठा लिया मैंने, तो ये जो अंदर की लेयर है, सबसे अंदर वाली पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। और ये म्यूकोसा जो हमारी अंदर की लेयर है, ये हमारी डायरेक्टली अंदर जो भी कंटेंट आएगा उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी। तो म्यूकोसा वो लेयर है एक्चुअल में जो हमारी कॉन्टैक्ट में रहती है खाने या किसी भी एसिड के साथ में। तो ये म्यूकोसा हो गया। अब म्यूकोसा को जो पीछे से संभाल रही है, यानी कि 1 नंबर, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं सब म्यूकोसा। और देन सब म्यूकोसा के पीछे हमारी जो एक और लेयर होती है, उसको हम यहाँ पे मस्क्यूलरिस बोलेंगे, यानी कि मसल्स वाली हो गई। और इसके पीछे जो हमारी सबसे, यानी कि ये वाले होते हैं, कि ये वाली जो हमारी लेयर है, इसको हम यहाँ पे सिरोसा या एडवेंटिटिया बोल देते हैं। तो ये हमारी टोटल 4 लेयर के अंदर में ये पूरा हमारा पाइप ऊपर से लेकर एंड तक बना होता है। और इनमें से भी ये 4 लेयर ही होती है, यानी कि मसल्स ही होते हैं, कोई हड्डी स्किन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर कभी यहाँ लिख के आ जाओगे तो टोटल हमारी 4 लेयर होती हैं। पहली हमारे थे म्यूकोसा, तो ये हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये हमारी एपिथेलियल के सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि एपिथेलियल सेल। इसके बाद लैमिना प्रोपेरिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा, इनसे मिलकर बनी होती है। इसके अलावा ये हमारी म्यूकोसा को प्रोड्यूस करता है। अब म्यूकोसा क्या होता है, एक हमारा जो म्यूकस होता है ना, प्रोटेक्शन होता है, ये आपको आगे समझ आएगा। इसके अलावा जो ल्यूमिनेट कॉन्टैक्ट है, उसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगी, जो मैंने बोला कि अंदर का जो भी पार्ट है, इस सबको हम यहाँ पे ल्यूमन बोल देते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं, मान लो ये हमारे होलो पाइप है, ठीक है। अब ये होलो पाइप में ये मान लो पूरा हमारा मस्कुलर है, तो ये अंदर की सबसे अंदर की लेयर हमारी म्यूकोसा हो गई। और ये जो अंदर का बीच का जो पूरा पार्ट है, जैसे पाइप के अंदर का पूरा पार्ट होता है, इसको हम यहाँ पे ल्यूमन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोल देते हैं। इसके अलावा देखो यही हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसी के साथ हमारी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन, यानी कि देखो जो इंटेस्टाइन के अंदर की ये होंगी म्यूकोसा, वहां से हमारी एब्जॉर्प्शन होती है। और इसके बाद सीक्रेशन, यानी कि जो हमारे पेट के अंदर एसिड होता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन, ये सब भी हमारे इसी लेयर से निकलती है। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर हमारी म्यूकोसा होती है, जिसके बारे में अच्छे से बात करनी है। देन सेकंड हमारी आती है सब म्यूकोसा। ये एक लूज कनेक्टेड टिश्यू की बनी होती है, और इसके अंदर जो हमारे नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक्स वेसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ये सब हमारी सेकंड लेयर में, यानी कि किसमें बने होते हैं, हमारी सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारी क्या करती है, सपोर्ट ब्लड सप्लाई मसल्स और नर्व सप्लाई, ये सब हमारी प्रोवाइड करेगी म्यूकोसा। यानी कि मान लो यहाँ से ब्लड हमारे इधर जा रहे हैं, तो ये सब सप्लाई हमारी ये प्रोवाइड करती है। थर्ड हमारी होती है यहाँ पे मस्कुलरिस। तो ये क्या होती है, स्मूथ मसल की लेयर होती है, जो हमारी मोटेलिटी एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे कई बार आपने क्या देखा होगा कि खाना हमारा हमेशा आगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब जैसे क्या है कि मान लो यहाँ रोटी खाएंगे तो आगे जाएगा, आगे जाएगा, इधर से पूरा आगे जा रहा है। अब मान लो कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अगर मैं उल्टा लटक जाऊं तो खाना क्या मेरा नीचे जाएगा, तब भी हमारा मान लो पेट में खाना है, तो हाँ दिक्कत होगी, क्यों भाई ऊपर ग्रेविटी अपना काम करेगी, ग्रेविटी होती है भाई, लेकिन ये क्या है कि आगे ही मूवमेंट करेगा। तो आगे मूवमेंट क्यों करेगा, ऐसे सब आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड लेयर है उसमें पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये मान लो इस तरह आगे ही आगे, यानी कि खाने को क्या है आगे आगे पूरा बढ़ाते जाएंगे, चाहे उल्टे हो जाओ, चाहे सीधे हो जाओ, चाहे लेट जाओ। तो ये हमारा मूवमेंट होता है पेरिस्टैटिक, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मस्कुलर लेयर, यानी कि तीसरी वाली लेयर। ऐसा नहीं है कि पहले इंपॉर्टेंट है तो बाकी खराब है, बाकी भी हमारी इंपॉर्टेंट है। एंड चौथी हमारी होती है सिरोसा, तो हमारी एडवेंटिटिया बोल सकते हैं, और ये हमारी क्या आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारी पूरे जीआई ट्रैक्ट को कवर करती है। और जब पूरे को कवर कर रही है तो ये क्या कर रही है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, यानी कि बाहर का मान लो कोई ऑर्गन टच है, कुछ भी है, तो वो इसको डैमेज ना करे। तो इन सबको प्रोटेक्ट कौन करती है, हमारी चौथी वाली लेयर। तो ये हो गया हमारा पूरा इनके लेयर्स के बारे में, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके एक एक करके हर एक ऑर्गन्स के बारे में। थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन हाँ आपको क्लियर सब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अपने ओरल कैविटी के बारे में, यानी कि माउथ के बारे में। तो क्या काम है, सिंपल समझते हैं इसको, हम यहाँ पे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं। अब ये हमारी जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी स्टार्टिंग होती है, यानी कि देखो यहीं से हमारे सारी कहानी की शुरुआत हो रही है। देन
ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, हमारे दांत होते हैं, टंग होती है, सैलाइवरी ग्लैंड होते हैं। पहले बात करते हैं दांत यानी कि टीथ के बारे में। तो दांतों का काम क्या होता है, जो भी हम रोटी वगैरह खा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारे जो खाना वगैरह है उसको स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करता है, जिसको मैकेनिकल डाइजेशन बोल देते हैं। देन जो टंग है, अब टंग क्या करती है, जैसे कभी सब्जी वगैरह कुछ बनाते हैं ना, तो उसमें जो चम्मच होती है वो क्या करती है, ऐसे पूरा मिक्स करने में हेल्प करती है। वही काम हमारे यहाँ पे टंग का होता है। अब जैसे कई बार देखा होगा दांतों के बीच में कुछ फंस जाता है ना, ऐसे जीभ को घुमा के हम भाई दांतों के पीछे लेके जाते हैं और उस प्रोडक्ट को निकाल के लाते हैं। उसके बाद रोटी वगैरह कुछ भी खाते हैं या बोल रहे हैं तो उन सब में हमारी टंग हेल्प कर रही है। तो टंग क्या करती है, खाने को मिक्स करने में हेल्प करती है हमारी। थर्ड हमारा सैलाइवरी ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हमारे सैलाइवा को रिलीज करेंगे, और सैलाइवा को रिलीज करेंगे तो ये क्या करते हैं, एक लिक्विड हमारा होता है जो मुंह के अंदर आता है, और ये करता है क्या कि जो भी हम रोटी खाना चबा रहे हैं ना उसको ये गीला करेगा। गीला क्यों करेगा, जिससे वो खाना जब हमारा नीचे जाएगा तो यहाँ पे आराम से नीचे जा पाए, क्योंकि गीली चीज आराम से फ्लो करेगी। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि वो हमारे इसको छील ना दे, यानी कि ये जो हमारे अंदर की म्यूकोसा मेम्ब्रेन है इसको डैमेज ना कर दे, क्योंकि भैया अगर कोई सूखी चीज खाओगे जहाँ डैमेज कर देगी और गीली होगी तो आराम से जो है नीचे हमारा ये फ्लो वाइज चला जाता है। अब ये जो हमारा सैलाइवा है ना, देखो ये नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर हमारे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। तो ये क्या करता है यहीं पे, यानी कि जब खाना हमारे मुंह में होता है ना तभी उसको इनिशियल लेवल पे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और यही रीजन है कि हम ये बोलते हैं कि जो हमारा माउथ है ना, यहीं से हमारा जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। छोटा मोटा होता है लेकिन हाँ, यहाँ से सैलाइवा की वजह से क्या है, डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अलावा कुछ हमारे और पार्ट है, जैसे हमारा गम्स हो गया, चीक हो गया, यानी कि जो हमारे गाल ये सब हो गया, इनकी खाली जगह वेस्टिबल बोल देते हैं। इसके बाद जो हमारा माउथ होता है उसके ऊपर की छत जो होती है उसको हम यहाँ पे पैलेट बोल देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा बनाया है, देख लेना भाई किसी को खाना ले इंसान को। तो ये हमारे दांत है जो हेल्प कर रहे हैं, ये हमारी टंग है जो भाई मिलाने में हेल्प कर रही है, और ये हमारा इविला होता है जिसको हम यहाँ पे कौवा कोई कोई बोल देते हैं, तो ये बोलने में वैसे हमारी हेल्प करते हैं। ये लिप्स हो गए, और ये हमारा पैलेट होती है, हमारी छत होती है। तो ये हमारा ओरल कैविटी के बारे में। तो क्या देखा कि इसका मेन काम यही था कि हम खाने को जो यहाँ, चलो फंक्शन आगे देख लेते हैं। तो अब हम मेन बात करते हैं फंक्शन ऑफ माउथ क्या है, यानी कि जो हमने इसके बारे में बात किया। तो इसका मेन काम होता है इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि जो खाना की हम एंट्री कर रहे हैं ना वो हम इसी माउथ के द्वारा करते हैं। इसके अलावा ये च्यूइंग और चर्निंग से क्या करते हैं, यानी कि मिलावट ऐसे पूरा मिक्स होता है, उससे हमारे खाने का ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो सैलाइवा है उसकी वजह से कुछ कुछ हमारे पार्टिकल एंजाइम की वजह से थोड़ा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल रोटी खाई, ये टूटा, इसमें सैलाइवा मिला और ये ऐसे हमारा मिक्स हो गया थोड़ा, और जिससे हमारा जो ये है, यानी कि जो ये है हमारे इसोफेगस है, उससे आराम से खाना नीचे चला जाए। तो ये जो हमारा पार्टिकल बन जाता है जिसमें फूड के साथ हमारा सैलाइवा मिक्स हो जाता है, उसको हम यहाँ पे बोलस बोल देते हैं। तो ये याद रखना कभी आता था कि इसको हम बोलस बोल देते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पार्ट आता है फेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स हमारा ये वाला पूरा पार्ट है, और फेरिंग्स कुछ ना इस तरह का देखने में होता है। अब इसको हम बोल देते हैं कि ये मस्कुलर फनल शेप होता है, जैसे हमारी फनल होती है पूरी, जैसे कुप्पी होती है ना कीप जिसमें हम डालते हैं, तो इस तरह ये मान सकते हैं। तो ये करती क्या है, तो सिर्फ हमारे खाने को क्या लेते हैं, यहाँ से लेगी यानी कि माउथ से, और हमारे इसमें इसोफेगस यानी कि फूड पाइप में छोड़ देगी। केवल एक ये काम है, यानी कि ये हुआ। इसके अलावा ये कॉमन पाथवे भी होता है, यानी कि ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है। तो ये करता क्या है कि जब हम खाना पीना खाते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज कर देगा फेरिंग्स के द्वारा, जिससे हमें क्या है कि खाना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए और हमारा खाना डायरेक्टली अंदर जाए। और जब हम सांस लेते हैं तो उसको ये धीरे धीरे खोलता रहता है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बात करते हैं, बहुत तेज वो करते हैं, तो कई बार झटका यानी कि खांसी वगैरह आती है, क्योंकि जो वो होता है ना खाना वो थोड़ा थोड़ा हमारा रेस्पिरेटरी में जाने लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि बात करते करते कभी मतलब खाते खाते हमें कभी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। या चलो इसको उल्टा बोल सकते हैं कि खाते खाते हमें मतलब बात करते करते हमको खाना नहीं चाहिए, या खाते खाते हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब देखो जो ऊपर यानी कि जो नोज के साथ हमारा कनेक्ट होता है इसको हम यहाँ पे नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। जो हमारा ओरल कैविटी से कनेक्ट होता है इसको हम यहाँ पे ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और नीचे का ये कॉमन पाथवे को हम यहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स बोल देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक देखो एपिग्लोटिस है, तो ये क्या करेगा इस तरह, जब हम खाना खाएंगे तो ये इधर क्लोज कर देगा रेस्पिरेटरी को, जब खाना नहीं खाएंगे तो इधर देखो इस तरह फूड पाइप और बेंड पाइप दोनों को इस तरह क्या करता है, इंटरचेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हो गए। अब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ ईटिंग वही खाने के टाइम पे ये क्या करेगा, फूड पाइप को ओपन कर देगा, और नॉर्मली क्या करेगा, ट्रैकिया को क्लोज कर देगा। और नॉर्मली क्या होता है, हमारा ट्रैकिया ओपन होता है जिससे हम सांस ले पाते हैं। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है इसोफेगस, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा। तो इसकी कोई ज्यादा बात करने वाली बात नहीं है, सिंपल क्या है, हमारा पाइप होता है। तो ये हमारा एक फूड पाइप होता है, और ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है जो लगभग हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यानी कि आप देख रहे होगा हमारे गले से लेकर पेट तक जो भी खाना है वो हमारा इसी पाइप से जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, और इसका मेन काम वही होता है कि ये फेरिंग्स से खाने को लेगा और हमारा आगे स्टमक के अंदर छोड़ देगा। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है, स्पिंक्टर होते हैं, यानी कि अपर एंड लोअर। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये फेरिंग से नीचे यहाँ पे एक स्पिंक्टर लगा होगा और एक हमारा यहाँ पे लगा होता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये क्या है कि जैसे मान लो खाना यहाँ आ गया तो ये खाना हमारा ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि जैसे कभी उल्टे वगैरह होते हैं, क्योंकि ये स्पिंक्टर हमारे कुछ इस तरह के होते हैं कि देखो यहाँ से ऊपर से नीचे कुछ बॉल गिर जाओगे, लेकिन जब नीचे से करेंगे तो ये इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज है तो यहाँ से नीचे से हमारी एंट्री क्लोज हो जाती है। तो एक हमारा यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ लगा होता है कि यहाँ से नीचे आएगा और उसके बाद ये यहाँ पे स्टमक में छोड़ देगा, तो स्टमक से चीज़ हमारी ऊपर
नहीं आ पाएगी खाना पीना। तो ये इस तरह से गैस में स्फिंक्टर लगे होते हैं जो हमारे बैक फ्लो को रोक देते हैं, यानी कि एक तरह से ताला मान लो, या हमारे ऐसे नली होते हैं जो ऊपर नहीं आने देते चीज को। देन हमारे यहाँ फोर्थ आता है स्टमक। अब ये जो हमारा स्टमक वाला पार्ट है ना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसको डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें स्टमक के बारे में, तो देखो यही मान लो कि ये हमारे जो पाइप आ रहा था बस यहाँ पे इस तरह से फूल जाता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक हमारा होलो होता है, यानी कि ये भी पूरा खाली होता है और हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग मतलब जैसे हमारे थैला होता है ना जिसमें हमको सामान भरते हैं, तो उसी के जैसा देखो पूरा स्ट्रक्चर है और ये पूरा खाली होता है होलो, और इसके अंदर हम जो भी भरना चाहे भर सकते हैं, मोस्टली खाने को ही भरते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ईसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसके आगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, पीछे हमारा ईसोफेगस है, तो इनके बीच में हमारा पूरा पूरा लाई करता है। ठीक है, अब ये अप्रॉक्स हमारा 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि जैसे ये पूरी ये ईसोफेगस है उससे थोड़ा हमारा छोटा होता है, यानी कि 20 से 25, यानी कि मान सकते हैं यहां से लेके यहां तक हमारा लगभग जो है 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये हमारा चौड़ा भी लगभग जो है 10 से 15 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है, वाइड होता है। अब ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, तो एक बार स्केल अगर आप देखोगे तो देखो ये यार खो जाता है। देखो ये क्या है, 15 से 20, यानी कि मान लो यहाँ से लेके लगभग इतना, यानी कि इतना, यानी कि पेट पे लगा के देखोगे तो इतना करीब हमारा ये होता है, थोड़ा पीछे की तरफ भी होता है, इतना लॉन्ग होता है, यानी कि ऐसे। और अगर चौड़ाई देखोगे लगभग 10 से 15, यानी कि इतने के करीब हमारा पेट जो है पेट के अंदर मतलब हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये इसका लगभग साइज हो गया। अब ये ना हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। कहते हैं ना भाई तेरा पेट बहुत बड़ा है, तेरा छोटा है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मतलब वैसे नहीं बोल सकते खाने के बेस पे, लेकिन हाँ ये थोड़ा हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये हमारा होता है कुछ स्टमक का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे बस मैंने इसको निकाल के यहाँ दिखा दिया। अब इसके अंदर की बात करते हैं, तो देखो ये हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है ईसोफेगस, जिससे हमारा कनेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, अब ईसोफेगस से जैसे ही स्टार्टिंग होती है यहाँ अंदर, तो जो हमारा पहला पार्ट होता है पेट का, इसको हम यहाँ पे कार्डिया बोल देते हैं, जो एक तरह से क्या है ईसोफेगस को हमारे स्टमक को कनेक्ट कर रही है। फिर ये नीचे आ जाते हैं, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसको हम यहाँ पे फंडस बोल देते हैं, और ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम यहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम बोल देंगे, और इधर का जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे पाइलोरस बोल देंगे, और यही पाइलोरस नीचे जाके क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। और यहाँ जो बीच का पार्ट है इस पूरे को हम यहाँ पे बॉडी बोल देंगे, यानी कि ये मेन बॉडी है जिसके अंदर खाना पीना हमारा सारा रखा जाता है। तो ये हो गया। अब जो हमारा फंडस है ना, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे पैराइटल सेल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। देखो पैराइटल सेल हमारे वैसे पूरे ही म्यूकोसा में प्रेजेंट होंगे जो हमारे स्टमक का होता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे चीफ सेल और रेनिन, ये मतलब चीफ सेल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो हमारे पेट में एसिड होता है, HCl होता है ना, वो हमारा इन्हीं फंडस के अंदर के जो पैराइटल सेल है इनके द्वारा बनाया जाता है। देखो इधर से भी बनेगा, इधर से भी बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा HCl है वो हमारा इधर से, यानी कि पैराइटल सेल से बनेगा, जो हमारे फंडस में प्रेजेंट होते हैं। अब ना स्टमक की एक और खासियत क्या होती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारा अंदर से थोड़ा रग स्ट्रक्चर होता है। मैं अंदर से आपको कैसे दिखाऊं, लेकिन रग का मतलब क्या, कुछ इस तरह का होता है। और इसका फायदा क्या होता है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, और जब ज्यादा खा लेंगे तो एकदम होता है पेट बहुत भर गया, तो वहां पे एक्चुअल में होता है क्या कि मान लो देखो इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, जब खाना यहाँ आता रहता है एक्स्ट्रा आप खाते रहोगे तो ये हमारे इस तरह से सीधा होने लगता है, और जब सीधा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और इस चक्कर में क्या ये हमारा थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि ऐसे फूल जाता है। और जब फूल जाता है तो भाई यही है, तो हमारा स्ट्रेच हो जाता है, और इसीलिए हमको कई बार देखा होगा जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो स्ट्रेच हो जाता है और हमको दिक्कत होती है, कई किसी के बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका भर जाता है अच्छे से अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो। वैसे तो जो इसकी कैपेसिटी है ये मानो कि लगभग हमारा जो है 1.5 से 2 लीटर के करीब खाने को ये भर लेता है, और कई केस में ये बहुत ज़्यादा भी होता था। बाकी मैंने क्या बोला, परसेंट टू परसेंट थोड़ा वेरी भी कर सकता है। तो ये हो गया पूरे स्टमक के बारे में। अब ये टोटल 4 रीजन में डिवाइड है। मैंने देखा कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलरम एंट्रम, ये और ये पार्ट हमारे वो हैं जो हमारे ये मतलब ईसोफेगस से कनेक्ट है, और ये इधर है। तो पहले बात करें कार्डिया के बारे में, तो ये सिंपल क्या करता है, हमारे ईसोफेगस को स्टमक से कनेक्ट करता है। अब ये स्पिंक्टर जो मैंने बोला कि यहाँ पे पूरा स्पिंक्टर हमारा प्रेजेंट होता है, जो बैक फ्लो यानी कि खाना देखो ये हमारा प्रेजेंट है, तो खाना हमारा पीछे ना जाए उस चीज को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, एसिड वगैरह भी पीछे ना जाए, क्योंकि अगर एसिड हमारा यहाँ से पीछे आएगा तो दिक्कत कॉज कर सकता है। देन हमारे यहाँ पे आता है फंडस। अब फंडस क्या होता है ये पूरा दिख रहा होगा, तो ये देखो डोम शेप का हमारा पूरा का पूरा अपर पार्ट होता है स्टमक का, और ये बहुत सारे सेल्स को कंटेन करते हैं, जैसे हमारा पैराइटल सेल हो गया, हमारे चीफ सेल हो गए। पैराइटल सेल हमारा वो मेन है जो इसके अंदर बनने वाले HCl को प्रोड्यूस करेगा, और चीफ सेल हमारे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज को यहाँ पे सीक्रेट करता है। देन हमारा थर्ड यहाँ पे पार्ट आता है बॉडी, यानी कि जो कॉर्पस पार्ट हो गया, तो ये हमारा मेन सेंट्रल रीजन होता है स्टमक का, और ये मेन साइट होता है हमारे मतलब यहाँ स्टमक का मेन बॉडी होती है, जिसके अंदर हमारा खाना पीना स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, और यहीं पे हमारी डाइजेशन यानी कि एसिड यहाँ से देखो आएगा, और मेन डाइजेशन हमारी इसी बॉडी वाले पार्ट में यहाँ पे होती है। देन फोर्थ पार्ट हमारा आता है पाइलोरस, तो ये हमारा लोअर पार्ट होता है हमारे स्टमक का, और ये क्या करता है स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करेगा। देखो ये पार्ट क्या करेगा, यहाँ से कनेक्ट करता है हमारा पूरा, तो ये क्या करेगा, और काइम को, अब देखो काइम क्या होता है मैं बता दूंगा, तो काइम को क्या करेगा नीचे भेजेगा पूरा। इसके अलावा ये जी सेल को भी कंटेन करेगा जो गैस्ट्रिन को रिलीज करेगा, ये भी आपको आगे पता चलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हमारा स्टमक है ये भी हमारी 4 लेयर से मिलकर बना होता है।
होता है, हमारे यहाँ पे होती है आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा जो यहाँ बताई, फिर हमारी मस्कुलर है जो इसके अंदर की हो गई, देन यहाँ पे सब म्यूकोसा हो गई, देन हमारी म्यूकोसा हो गई जो सबसे अंदर की होती है। जो 4 लेयर मेन है वही हमारे यहाँ पे है, और म्यूकोसा हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि म्यूकोसा ही हमारी वो मेन लेयर है जो हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन करती है, जो इसके अंदर हमारा एससीएल वगैरह आता है ना, उसी म्यूकोसा लेयर की वजह से आता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा स्टमक है इसके बारे में। देखो हमने एनाटॉमी तो समझ ली क्या कैसे है, पर ये स्टमक में हमारा मेन काम क्या होता है। सबसे पहला काम तो यही होता है कि ये टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम करेगा, यानी कि जैसे हम कोई भी खाना पीना खा लेते हैं, वो खाना हमारा पेट में आकर रख जाता है स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, एक स्टोरेज हो गया कि हमारा खाना यहाँ पे स्टोर है। इसके बाद कन्वर्ट फूड इंटू सेमी लिक्विड फॉर्म कॉल्ड काइम। अब क्या होता है कि जैसे ये खाना पीना पूरा हमारे यहाँ पे भर गया, चलो इधर दिखाता हूँ, अब ये भर गया ना, अब इसमें क्या होता है, हमारा एचसीएल मिलेगा, इसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक एंजाइम मिलेंगे, सैलाइवा हमारे ऊपर से आई गया था, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि गॉल ब्लैडर, यहाँ से हमारा बाइल जूस आता है और यहाँ से पैनक्रियाटिक एंजाइम आएगा, तो ये सब क्या होता है हमारे यहाँ पे, यानी कि इस नली में यहाँ पे खाने में मिक्स हो जाते हैं। और जब मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे, तब क्या होता है हमारा कि अब ये जो पूरा हमारा मिक्स होकर जो बनता है यहाँ पे लिक्विड, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। और यही जो काइम है ये हमारा यहाँ से नीचे जाता है इंटेस्टाइन के अंदर में, और इसी काइम के अंदर से हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं। यानी कि जो मैं यहाँ बता रहा था कि ब्रेकडाउन के बाद जो पेट के अंदर ये सब बन रहा है, जिसके अंदर से हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे, इसी को हम यहाँ पे क्या है, काइम बोल देते हैं। यानी कि तब मैंने नहीं बताया, आप कंफ्यूज आते, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि काइम हमारा क्या होता है। तो इस तरह हमारा काइम यहाँ पूरा बनता है। तो इस काइम को फॉर्म कौन करता है, हमारा स्टमक करता है। तो स्टमक के अंदर क्या होता है, हमारा ये पूरा काइम फॉर्म होता है। इसके अलावा यहाँ केमिकल डाइजेशन हो रही है हमारी प्रोटीन वगैरह की। अब ये ना जब आप रोल ऑफ पेप्सिन पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि जो भी प्रोटीन वगैरह यहाँ पे आती है, तो उनका डाइजेशन हमारा क्या होता है, इसी स्टमक के अंदर होता है। देन यहाँ पे स्टमक लाइनिंग, यानी कि अब ये स्टमक है तो इसके अंदर हमारा एसिड आ रहा है, तो ये जो एचसीएल है कहीं ये हमारी, क्योंकि एचसीएल तो बहुत स्ट्रांग होता है, और जब स्ट्रांग है तो हमारी अंदर की लेयर को ये डैमेज कर सकता है। अगर हाथ पे यहाँ डाल दो ना, पूरी उंगली जल जाएगी। लेकिन हमारे पेट के अंदर ये सेफ रहता है। कैसे, क्योंकि पेट के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक म्यूकस की मेम्ब्रेन, और ये म्यूकस की मेम्ब्रेन यानी कि स्टमक की जो लाइनिंग है ना, वो हमें इस एसिड से बचाती है। तो ये भी एक हमारा स्टमक का ही काम हो गया कि एसिड को रिलीज भी करता है और इससे अपने आप को बचाता भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टमक का काम हो गया। देन ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, अब जैसे एब्जॉर्प्शन हमने क्या देखा है कि मोस्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो हमारा पार्ट होता है वो स्टमक से भी जो है एब्जॉर्ब होता रहता है। तो ये क्या है कि प्रोटेक्ट करता है, मतलब क्या करता है कि स्मॉल अमाउंट जो हमारी एब्जॉर्प्शन है वो हमारी वाटर की, अल्कोहल की और कुछ ड्रग्स की, वो हमारी स्टमक के अंदर भी हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा एचसीएल है जो स्टमक के अंदर आ रहा है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हमारे पेट में आ जाते हैं किसी वजह से, खा पी के आ जाते हैं, उनको हमारा जो एचसीएल है वो यहाँ पे मार देता है। तो एचसीएल का एक ये भी काम होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा फंक्शंस ऑफ स्टमक के बारे में। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तो सिंपल हमारी एक लंबी सी थिन ट्यूब होती है, यानी कि देखो जो हमारी स्मॉल है ना, ये हमारी लार्ज से लंबी होती है, यानी कि बड़ी होती है, यानी कि देखा जाए लगभग हमारी 6 से 7 मीटर की होती है। और ये हल्का बहुत, यानी कि जो डाइजेशन हमारा वैसे पेट में होता है मेनली, जो मैंने बोला कि सारे एंजाइम वगैरह मिलकर उनका केमिकल ब्रेकडाउन करता है, तो वो स्टमक में होता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारे यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, जो हमारी डाइजेशन है। लेकिन मेन का हमारे इंटेस्टाइन का क्या होता है, खाने को एब्जॉर्ब करना है, यानी कि जो भी हमारे मेन न्यूट्रिएंट वगैरह है उसको ब्लड में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ये हमारी लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो मैंने बोला कि मेन एब्जॉर्प्शन हमारी यहीं से होती है। देन इसमें 3 हमारे पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम, जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग का पार्ट देखो, ये पूरा हमारा ड्यूडेनम कहलाता है, यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये पूरा जो ऐड हो रहा है इसको हम यहाँ पे ड्यूडेनम बोल देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जेजनम, यानी कि जो मिडिल का पूरा पार्ट है इसको हम जेजनम बोल देंगे। और जो इसके एंड का पार्ट हमारा आता है देखो यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे इलियम बोल देंगे। तो इलियम वो पार्ट है जो हमारा इसको लार्ज इंटेस्टाइन से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और ड्यूडेनम हमारा वो पार्ट है जो इसको स्टमक से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और जेजनम हमारे पूरे बीच का पार्ट होता है। तो ये 3 पार्ट में हो गया। अब जो हमारी स्मॉल यानी कि वॉल होती है वो हमारी ना इस तरह की होती है, यानी कि ये विलाई जैसी, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस तरह का होता है। ठीक है, जैसे उंगलियां देखो 4 रख दी तो इस तरह की होती है, ऐसे 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 करके। अब इनका फायदा क्या होता है, तो ना इनके पास ना ढेर सारे ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज होती हैं। अब क्या होता है कि अगर मान लो ये सीधा है, जो मैंने आपको स्टमक के केस में बताया था कि ये हमारा सीधा होता है, लेकिन अगर हम क्या करें कि स्टमक को पूरा ऐसे एक्सपेंड कर दें, जैसे रग स्ट्रक्चर है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे तो जगह बढ़ जाएगी। क्योंकि वही है कि मान लो कोई चीज़ हमारी क्या है, कोई 2 सेंटीमीटर, मान लो कोई 5 सेंटीमीटर है, जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। ठीक है, अब ये 3 सेंटीमीटर का धागा है। अब मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी तो कर सकता हूँ, और ऐसे करूँगा तो मैंने मान लो 3 सेंटीमीटर यहीं पर खत्म हो गया। तो अब क्या होता है कि हमारे जो बिलाई होती है वो इस तरह से ढेर सारी होती हैं। तो अगर मैं इनको खींच दूंगा ना तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे जो एब्जॉर्प्शन है खाने पीने का वो हमारे, क्योंकि इन सब के पास हमारी ब्लड की वेसल्स कैपिलरी होती हैं, तो एब्जॉर्प्शन हमारा बहुत हाई होता है। इसीलिए जो है ये भिलाई स्ट्रक्चर में होते हैं कि कम जगह पे ही जो है हमारी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए, तो इसलिए ये इस प्रोजेक्शन में हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इससे सरफेस एरिया बढ़ता है तो हमारी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन हमारा यहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारी क्या होती है, बड़ी आंत होती है। देखो उसको छोटी आंत बोलते हैं, इसको बड़ी है। अब छोटी वाली हमारी ज़्यादा लंबी होती है,
लेकिन छोटी होती है, यानी कि पतली होती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और लार्ज वाली हमारी क्या होती है, छोटी, यानी कि लेंथ में छोटी होती है लेकिन वैसे चौड़ी होती है। तो ये लगभग हमारी 1.5 मीटर की टोटल हमारी लेंथ होती है, और लेकिन इसका जो डायमीटर है वो 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। और स्मॉल वाली हमारी थिन होती है, यानी पतली ट्यूब होती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हम यहाँ पे कॉलोन भी बोल देते हैं। और इसका मोस्टली काम क्या होता है कि अब देखो जो हमारा खाना पीना था वो हमारा मोस्टली क्या हो गया, वो हमारा एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल में। तो अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा यहाँ चला जाता है लार्ज में, और जब लार्ज में जाता है तो मोस्टली लार्ज में क्या होता है, जो खाना पीना हमारा होता है, जो सॉरी वाटर होता है ना, वाटर हमारा एब्जॉर्ब होता है, और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हमारे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर में। और उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है वो हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या है, लगभग 1.5 लीटर लंबा ये हो गया। अब इसमें 4 पार्ट होते हैं। ये जो हमारा होता है इसको हम असेंडिंग कॉलन बोलते हैं, ये जो हमारा होता है इसको ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं, पूरे कॉलन बोल देते हैं, और ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक हमारा होता है सिग्मोइड कॉलन, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद यहीं पे एक हमारा पार्ट होता है कैसियम, सेसियम या इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा पाउच सा होता है। इसका मतलब क्या है कि अब जो खाना पीना जो हम ले रहे हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हमारे यहाँ पे पहुंच जाता है, और इसके बाद जो आगे यहाँ से फ्लो पूरा बढ़ता रहता है। इसके बाद एक हमारे यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, जो बर्मी फॉर्म की तरह से देखने में पूरा होता है। इसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हमारा हो जाता है तो यही हमारा क्या करता है, जो वेस्ट वगैरह है उसको एनएच की तरह जो है बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है रेक्टम। अब देखो रेक्टम तो ये वाला पार्ट था। अब रेक्टम क्या करता है ना, ये एंड पार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी कि ये लगभग 12 सेंटीमीटर के लेंथ में होता है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे कई बार देखा होगा जब बहुत तेज लगती है ना सुबह सुबह, तो कई बार ये होता है कि हम रोक के रख लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम निकल ही जाती है, वो लगती है तो वो इस जगह पे स्टोर हो जाती है, यानी कि हमारे रेक्टम वाले पार्ट में स्टोर हो जाती है। तो रेक्टम एक्चुअल में क्या काम होता है कि ये जो फीसेज वगैरह होता है उसको टेम्परेरी स्टोर करता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा देर तक करेगा, आपको टेम्परेरी करेगा। और उसके बाद क्या होता है, जब इसमें जाके जैसे पूरा हमारा पसता जाए और जब यहाँ जाके फिल हो जाता है ना, उसके बाद क्या करता है, ये यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जैसे मान लो ये पूरा है, यही बना देता हूं, मान लो ये इस तरह का है, तो यहाँ पे ये प्रेशर लगाता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो हमारे स्ट्रेच होंगे, और जैसे ही स्ट्रेच होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और ये क्या करेगा, नर्वस सिस्टम में बोलेगा कि भाई आपको जो है वॉशरूम लगा, और उसके बाद आप लोग जाओगे और जाके जो है इसको खाली करके आ जाते हो। तो ये होता है हमारा रेक्टम। अब इसके बाद लास्ट हमारा पार्ट आता है एनएस। अब इसको जो है एनएल भी कई जगह बोल देते हैं, एनएस बोल देते हैं। तो ये हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, यानी कि बाहर वाली पूरी ओपनिंग है रेक्टम की, यानी कि रेक्टम की। और इसका काम क्या होता है, जो फीसेस है यानी कि जो यहाँ पे स्टोर हो गया रेक्टम में, उसको जो है बॉडी से बाहर निकालता है। अब इसके बाद ना 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक हमारा होता है इंटरनल वाला, एक हमारा होता है यहाँ पे एक्सटर्नल वाला। जो इंटरनल वाला होता है ना वो इनवॉलंटरी होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में होता है। अब देखो यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे लगा स्फिंक्टर, एक यहाँ पे लगा है। तो अब क्या होता है, जैसे ही खाना पीना भर जाता है यहाँ पे हमारा पूरा आता है, और ये धीरे धीरे जैसे स्टेज पे आएगा ये खुलने लगता है और यहाँ पे आ जाता है। अब जो लास्ट वाला यहाँ पे होता है ये हम लोग के कंट्रोल में होता है, यानी कि जब हम लोग पर्याप्त जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ पे हम फ्रेश हो सकते हैं, ये बेस्ट को बेस्ट में पहुंचा सकते हैं, तब हम जो है यहाँ पे अपने नर्वस सिस्टम से इस कंट्रोल को ओपन करेंगे, और देन जो है यहाँ पे सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो ये ना इस टाइम होता है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में है। अब कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों के पास क्या है कि भाई उनके अभी इतने मतलब वो सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपने स्पीकर को खुद से कंट्रोल कर सकें, और यही रीजन है कि जैसे ही उनका ये रेक्टम वाला पार्ट भर जाता है वो तुरंत ही जो अपने आप बाहर निकल जाता है, क्योंकि खुद से वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तब ये हमारा जो है कंट्रोल में आता है। तो ये काम होता है हमारे यहाँ पे एनएस का। तो आई होप अब आपको जो है जितना भी पार्ट था सब समझ आ गया होगा। यानी कि अब देखा जाए तो हमने माउथ से लेके यहाँ पे एनएस तक का जो भी हमारा जीआई ट्रैक्ट था, एलिमेंट्री कैनल था ना, इसके बारे में हमने बात कर लिया, एलिमेंट्री कैनल। अब हम बात करते हैं कुछ एसेसरी ऑर्गन के बारे में, और एक बार अगर ये भी समझ लेंगे उसके बाद हम पूरा कंबाइंड समझेंगे कि डाइजेशन हमारी एक्चुअल में होती क्या और कहाँ पे क्या हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। तो यहाँ पे टोटल हमारे 4 यानी कि 4 ऑर्गन होते हैं जो हमारे जीआई ट्रैक्ट के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सैलाइवरी ग्लैंड। अब सैलाइवरी ग्लैंड है वो हमारे माउथ में यानी कि देखो हमारे मुंह में या ऊपर, और हमारे थ्रोट यानी कि गले वाले जगह पे प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, हमारे सैलाइवा को प्रोड्यूस करेगा। अब देखो 1 2 3 ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। और सैलाइवा का मेनली काम क्या होता है, सैलाइवा क्या करेगा, जो हमारा खाना पीना जो हम यहाँ पे खा रहे हैं इसको मॉइस्ट करेगा, गीला, ये हम आगे बात करेंगे। पर यहाँ पे देखा जाए तो ये किसको कंटेन करता है, पहले हमारा होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये पैरोटिड ग्लैंड हो गया। अब ये लार्जेस्ट हमारा सैलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि सबसे बड़ा हमारा ये सैलाइवरी ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है। और ये हमारा फ्रंट ऑफ ईयर, यानी कि अगर आप कान देखोगे तो कान के जस्ट सामने यानी कि कान के आगे देखोगे तो उधर हमारा प्रेजेंट होता है। और ये सबसे ज्यादा मतलब सैलाइवा प्रोड्यूस करेगा। और कहां से करता है, हमारे गालों से सीक्रेट होता है, यानी कि ये जो सैलाइवा हमारा पैरोटिड का ये हमारे गालों से निकलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सब मैंडिबुलर। अब सब मैंडिबुलर है तो जो हमारा मैंडिबुलर यानी कि जो हमारे मैंडिबुलर जॉ लाइन होती है ना, उसके पास ही हमारा लोकेट होता है। और ये हमारा प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द सैलाइवा, यानी कि सबसे ज्यादा सैलाइवा हमारे यहाँ से आता है। यानी कि आप देखोगे कई बार जो आपकी टंग के नीचे का पूरा जो पार्ट है वहां से सबसे ज्यादा आपका सैलाइवा आएगा, और जो आपकी टंग वगैरह वहां से थोड़ा कम आता है।
देन हमारा आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब सबलिंगुअल हमारा क्या होता है, जो टंग है उसके लोकेट अंदर यानी कि टंग के नीचे प्रेजेंट होता है और ये स्मॉल अमाउंट यानी कि इससे हमारा सैलावा बहुत ही कम आता है। और देन हमारे कुछ माइनर सैलावरी ग्लैंड भी होते हैं, ये हमारे माउथ के इधर उधर मतलब प्रेजेंट होता है और ये भी थोड़ा बहुत हमारे लोकेट करेंगे। तो ये हमारा सैलावरी ग्लैंड हो गया। अब इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है यानी कि जो हमारे सैलावरी ग्लैंड है ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं सैलावा को, जिससे हमारा माउथ पूरा पूरा गीला रहेगा। देन सैलावा कंटेन करता है सैलावरी एमाइलेज, जैसे हमारे कुछ एंजाइम हो गए, एमाइलेज वगैरह हो गया, तो ये करते क्या हमारे स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अभी से हमारा ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा सैलावा है इसको हम एंटीबॉडी यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है जो लड़ता भी है। तो ये क्या करता है, कुछ एंटीबॉडीज को कंटेन करेगा जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनसे बचाने में हेल्प करेगा। यही रीजन है, कई बार देखो पहले तो शायद लोग करते थे कि जैसे बोलते थे कि अगर सुबह सुबह उठो और सुबह उठते ही जो आपकी कंसंट्रेटेड वाली सैलावा होती है उसको आप अपने दाग धब्बों पे लगा सकते हो, अपनी आंखों पे लगा सकते हो, तो इससे बहुत फायदे होते हैं क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और ये आपके इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। आजकल के लोगों को सिर्फ दवाइयां दिखती हैं, उनको कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है, तो भाई आपकी मर्जी है। देन यहाँ देखा जाए तो ये हमारे जो प्रॉपर पीएच होती है मुंह के अंदर में उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा और उसके बाद जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है या दांतों में कोई डैमेज वगैरह है उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है लीवर, यानी कि ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये हमारा एक वाइटल ऑर्गन होता है जो हमारे अपर राइट साइड प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे जैसे पेट है, पेट की यानी कि इसकी अपोजिट साइड पे थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलेंगे, अपर एब्डोमिनल कैविटी बोल देते हैं एक तरह से, ठीक है। अब ये हमारा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है ना उसमें सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा कौन सा होता है, लीवर होता है। ये काफी बड़ा, देखो देखने में भी आपको पेट से भी कितना बड़ा दिख रहा है और ये हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। इसका जो साइज है वो अप्रॉक्स हमारा 1.4 kg के बराबर होता है और इसका जो साइज है वो हमारा लगभग 7 इंच यानी कि 18 सेंटीमीटर के करीब होता है। यानी कि अगर मैं ऐसे दिखाऊं पूरा तो शायद यहाँ से लेके और लगभग इतना, यानी कि देखोगे तो कितना बड़ा ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन है। यानी कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो अच्छी खासी जगह आपके यहाँ से नीचे इसने कवर कर रखी है, ठीक है। बाकी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कोई बच्चा है तो उसमें 18 सेंटीमीटर थोड़ी कर दोगे, तो भाई बच्चे का एक एडल्ट मतलब ये साइज होता है जो अप्रॉक्स होता है। अब ये हमारा 2 मेजर लोब्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे जो लीवर है हम उसको बेसिक बनाते पूरा इस तरह से है, लेकिन ये 2 लोब्स में होता है। यानी कि देखो एक ये हमारा जो इधर वाला होता है इसको हम यहाँ पे राइट लोब बोलते हैं और इधर वाला होता है इसको हम यहाँ पे लेफ्ट लोब बोल देते हैं। और ये हमारा थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यानी कि हल्का हल्का देखो रेडिश ब्राउन कलर, यानी कि लाल और कत्थई रंग जैसा हमारा होता है। अब यहाँ बात करते हैं कि लीवर के हमारे मेन फंक्शन क्या होते हैं। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम जो हमारे इस डाइजेशन में करता है वो क्या होता है कि लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को। क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है जो हमारे फैट्स होते हैं, यानी कि खाने पीने में जैसे मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन सब होता है, तो उनमें जो फैट होता है ना उसको डाइजेस्ट करने में हमारा जो है बाइल जूस हेल्प कर रहा है और उस बाइल को बनाता कौन है, हमारा लीवर बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हमारे टॉक्सिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए या हार्मफुल सब्सटेंस हो गए, उन सबको लीवर ही क्या करता है, मतलब एक्टिव से इनएक्टिव करता है। तो ये टॉक्सिन्स वगैरह और उनको काम करेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, स्टोर करेगा ग्लूकोज को इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन। जैसे जब बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे ब्लड हमारा है तो ये क्या करेगा, नॉर्मल केमिकल लेवल को मेंटेन करेगा ब्लड के अंदर में। देन ये हमारा कोलेस्ट्रॉल को भी प्रोड्यूस करेगा और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जैसे जो हमारी बॉडी वगैरह होती है उनमें जाके ये पूरा सर्कुलेट करेगा, हेल्प करेगा। और कई बार यही जो कोलेस्ट्रॉल है ना वही हमारा क्या करता है, यहाँ पे जाके आर्टरीज वगैरह, सॉरी यहाँ पे नहीं, जो हमारे ब्लड की आर्टरीज है उनमें इकट्ठा हो जाता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट वगैरह, जैसे मैंने आपको क्या समझाया अभी, यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ कि जैसे मान लो कोई भी एब्जॉर्प्शन वगैरह हमारी हो रही है ना, मान लो यहाँ पे हो रही है, तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे ब्लड में जा रहा है, ब्लड के बाद वो हमारा कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। और लीवर क्या करेगा, देन उसको मेटाबोलाइज करेगा, न्यूट्रिएंट के अंदर के सारे पार्ट को देखेगा और हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये काम हमारा लीवर हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे एक आता है बाइल डक्ट। अब ये क्या होती है, तो जैसे जो हमारा बाइल है ना उसकी खासियत क्या है कि वो लीवर बनाता है, लेकिन लीवर अपने पास उसको रखता नहीं है। लीवर क्या करेगा, उस बाइल जूस को भेज देता है गॉल ब्लैडर के पास में। तो यहाँ पे जिस डक्ट के द्वारा वो गॉल ब्लैडर के पास भेजता है उसी को हम बाइल डक्ट बोलेंगे। तो ये कैरी करती है हमारी बाइल को, यानी कि सिक्रीशन ऑफ लीवर विच आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ बाइलरी कैनेकुली। यानी कि देखो इन सबके द्वारा पूरा ये हमारे यहाँ बना के कैनेकुली होते हैं उनसे बना के और इन सबसे स्टोर होकर के फाइनली हमारे गॉल ब्लैडर में क्या करता है, ये उसको भेज देता है। अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट जो हमारे लोब्स होते हैं हेपेटिक डक्ट के, यानी कि पूरे लीवर में ये डक्ट होती है और वहाँ सारी की सारी कनेक्ट होकर हमारी क्या कहलाती है, बाइलरी कैनेकुली। और ये सब हमारी क्या होती है, यानी कि गॉल ब्लैडर में पहुंच जाती हैं। और इससे क्या होता है, जो भी हमारा जूस वगैरह वो सारा का सारा कहाँ पहुंच जाता है, हमारा गॉल ब्लैडर में पहुंच जाता है, जो बाइल जूस है। अब ये जो बाइल जूस है ये आगे जाके जो बाइल डक्ट है ये आगे कहाँ जा रही है, तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वहाँ पे पहुंच जाती है। जैसे जो मैंने बोला ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, तो यहाँ
यहाँ से पूरा आएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, जो कॉमन डक्ट ये वाली हो गई। और इससे जो हमारा बाइल जूस हो गया, जो पैनक्रियास हमारा पैनक्रियाटिक जूस है, वो सारा का सारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। ये मेन काम है। देखो ये इस तरह का पूरा है, तो ये सब इन डक्ट से आएगा और उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ यहाँ हर तरफ से आके यहाँ स्टोर हो जाता है और देन ये क्या करेगा, यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको छोड़ देता है। तो ये हो गया हमारा बाइल डक्ट के बारे में, या इस तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है गॉल ब्लैडर। अब देखो गॉल ब्लैडर क्या होता है, एक मटर के दाने की शेप जैसा होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसका कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सिंपल ये क्या करता है कि जो हमारा बाइल जूस लीवर ने बनाया, वो बाइल जूस हमारे यहाँ पे गॉल ब्लैडर के पास में आ गया। अब ये क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा। मेन काम स्टोर करना। अब स्टोर करने के बाद क्या करेगा कि देखो यहाँ पे पूरा आ रहा है ना, तो उसमें पानी वगैरह कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेगा, जो हमारा गॉल ब्लैडर है इसको कंसंट्रेट करेगा, मतलब इसको और ज्यादा गाढ़ा करेगा और ज्यादा प्योर करेगा। और कैसे करेगा, उसके अंदर का जो एक्सेस वाटर है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसको रिमूव करके, और उसके बाद जो प्योर फॉर्म में ये हो जाता है, देन उसको क्या करेगा, ये यहाँ पे रिलीज कर देगा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में, जिससे हमारी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो यहीं पे ये हमारा मेन गॉल ब्लैडर काम हो गया। अब एक आध बार आपका ये पार्ट भी आया है कि जो आपका बाइल जूस है उसका डाइजेशन में क्या काम होता है। तो ये ना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारा ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में, यानी कि जो हम खाना पीना खा रहे हैं उसमें कुछ पार्ट हमारा फैट का भी होता है। तो फैट जब यहाँ पे आ जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है, हमारा बाइल जूस करता है। अब इसमें क्या क्या मेन रोल हो गए, पहला होता है इमल्सिफिकेशन, यानी कि जो हमारा फैट है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में इस तरह से तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और वो क्या करेगा, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे फैट और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं, तो उसको तोड़ेगा। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है वो इजीली हमारे यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते ब्लड में, तो उसको एब्जॉर्ब करने में यही हमारा बाइल जूस हेल्प करेगा। और उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत हमारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो क्या करेगा, कोई पैथोजेंस वगैरह, कोई माइक्रोब वगैरह है, उन सबको भी क्या करेगा, यहाँ पे रोकेगा। तो इस तरह हमारा ये बाइल जूस भी यहाँ पे हेल्प करता है। ये हो गया हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर एंड यहाँ पे देखा जाए अपने बाइल जूस के बारे में। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज हमारा लास्ट है, क्योंकि हमने सैलिवरी ग्लैंड देख लिया, लीवर देख लिया, ये दोनों साथ में ही देखे। और हम बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। तो देखो ये कुछ ना इस तरह का शेप में होता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा देखो इस तरह का ये पूरा देखोगा। अब इसको भुंटा वगैरह बोलते हैं ना, थोड़ा उस तरह का देखने में लग रहा होगा। तो एक वाइटल ऑर्गन होता है जो हमारे स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पेट है और पेट के पीछे जो हमारा प्रेजेंट होता है, और ये भी मेजर रोल प्ले करता है हमारा डाइजेशन में, और इसके अलावा जो हमारे ग्लूकोज की रेगुलेशन है उसमें। अब बहुत बार आपने तो अभी नहीं पढ़ा होगा, आप सेकंड सेम में बहुत बार ग्लूकोज का अपटेक, रेगुलेट, डायबिटीज मेलाइट, ये सब के बारे में देखोगे। तो हाँ, मैंने आपको वो बायोकेमिस्ट्री की यूनिट सेकंड में बता दिया, तो एक बार अगर आप वो देखोगे आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पेट के पीछे प्रेजेंट होता है। अब इसका जो साइज है अप्रॉक्स हमारा 6 इंच लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर के करीब ये चौड़ा होता है, यानी कि लंबाई ये करीब आपकी 6 इंच की होती है, और जो चौड़ाई है वो लगभग आपकी 2 से 2.5 इंच वाइड होता है। अब इसमें एक हेड होता है, बॉडी, और यहाँ पे फैट, यानी कि ये देखो यहाँ पे हेड है, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी नेक है, और ये आपकी टेल है। तो ये सारा पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमारे यहाँ पे पैनक्रियाज का काम सिंपली क्या होता है कि ये भी डाइजेशन में हेल्प करेगा। कैसे, पैनक्रियाटिक जूस को छोड़ के। अब क्या करता है, तो ये हमारा इकलौता ऑर्गन होता है जो हमारा एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करेगा। ये आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, इसको सीक्रेट करेगा। और इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे हेल्प करता है डाइजेशन में। और ये ना जैसे ये आपको दिख रही होगी, तो एक ना पैनक्रियाटिक डक्ट होती है जो यहाँ पे जाती है, और ये कॉमन डक्ट होती है जो हमारी मतलब बाइल जूस को भी इधर से लेके आएगी और पैनक्रियाटिक जूस को भी यहाँ लाएगी। तो ये हमारे पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और ये भी डाइजेशन में हेल्प करेगा। फिर हमारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे हमारा एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को फैट एंड प्रोटीन में यहाँ पे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट, ये हमारे एसिड बैलेंस को रेगुलेट करेगा। और इसके बाद वाटर, तो ये सब सीक्रेट होता है हमारे इसको, और ये हमारे इसका मतलब पैनक्रियाज का काम होता है कि एक तो ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस को करेगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद ये एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन को करेगा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा, फैट और प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को। इसके बाद ये बाइकार्बोनेट को भी सीक्रेट करेगा जो एसिड बैलेंस को मेंटेन करेगा। और इसके बाद ये पानी को भी भेजता है जो हमारे हमेशा काम का है। तो ये हो गया हमारा आखिरी वाला ऑर्गन। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने लगभग हर एक ऑर्गन के बारे में, यानी कि माउथ से लेके और एनएस तक के सारे जीआई ट्रैक्ट, इसके बाद जो एसएनई ऑर्गन है, सबके बारे में बात कर ली है। अब हम यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में, यानी कि ये जो पूरा हमारे प्रोसेस है कैसे हो रही है और हमारी डाइजेशन कैसे हो रही है और पूरे इसका फंक्शन क्या है। अब देखो, अब ना आपको हर एक के बारे में पता चल गया है, तो मैं थोड़ा डिटेल में अच्छे से आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि सारी कहानी चलती कैसे है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले डाइजेशन क्या होता है इसको समझ लो। ये एक हमारी कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसमें क्या हो रहा है, हमारा जो खाना है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, स्मॉलर पार्टिकल में, और देन जो हमारा खाना स्मॉलर पार्टिकल में टूट गया है उसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारा ब्लड के अंदर में। अब मेरा पेज यहाँ गायब, ये मिल गया। तो यहाँ पे क्या है कि डाइजेशन हमारी पूरी कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें जो हम खाना खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। पहले ये मैकेनिकल में, देन ये हमारा कन्वर्ट काइम में, और उसके बाद के अंदर के जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट वगैरह वो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। तो ये पूरा फिनोमेना हमारा क्या है, डाइजेशन का कहलाता है। अब समझो यहाँ स्टेप बाय, पहला हमारा आता है इसमें फंक्शन इंजेक्शन।
इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा जो खाना पीना है वो हम माउथ की तरफ क्या लेते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और जब माउथ की तरफ आएगा तो दांत जो हमारे टीथ है उसको चबा रहे थे और स्मॉलर पार्टिकल में कर रहे थे, और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल में हो गया हमारे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, और यहाँ पे हमारा सैलाइवा ग्लैंड से सैलाइवा मिलकर उसको इनिशियल जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। देन हमारा आता है स्वेलिंग यानी कि निगलना। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा जो खाना पहुंचा है उसमें हमारा सैलाइवा मिल गया और इसके बाद हमारा खाना छोटा टुकड़ों में हो गया, तो इसको हम यहाँ बोलस बोल देते हैं कि यानी कि ये मिक्सचर हो गया जिसमें हमारा खाना और सैलाइवा मिल गया। अब ये बोलस जब गीला होगा तो आराम से जो हमारा नीचे यानी कि ईसोफेगस में चला जाता है, तो ये स्वेलिंग यानी कि ये काम कि खाने को हमारा नीचे ईसोफेगस में भेज के हमारे स्टमक तक पहुंचाना, ये हमारा स्वेलिंग वाला काम हो गया, जो इसी का एक मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ मूवमेंट हमारी पेरिस्टाल्सिस होती है, जो मैंने आपको बोला कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैंने स्टमक के आगे ही आपको बताया था कि सारी मूवमेंट हमारी सीधी होती रहती है। देन थर्ड गैस्ट्रिक डाइजेशन। अब क्या होता है कि खाना जब हमारे एक बार यहाँ पेट में पहुंच जाता है, अब यहाँ पे होती है हमारी असली डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे होगी, तो जैसे ही खाना हमारा स्टमक में पहुंच गया, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, अब गैस्ट्रिक जूस में हमारा पेप्सिन, लाइपेज, एचसीएल, इसके बाद हमारे मतलब पेप्सिन वगैरह, इसके बाद हमारे और भी एंजाइम वगैरह हो गए, ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारे खाने के प्रोटीन और फैट्स को क्या करते हैं, ब्रेक यानी कि तोड़ते हैं, और लगभग ये पूरी प्रोसेस हमारी मान लो 1 से 2 घंटे तक चलती है कि सारा कुछ मिक्स होकर जो है हमारे खाने का ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, खाना हमारा पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे फूड यानी कि काइम कन्वर्ट हो जाता है, जो मैंने बोला, और ये जो काइम जहाँ बन जाएगा देन ये हमारा नीचे जाएगा। अब आगे समझो, जब ये हमारे यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे हमारा बाइल जूस और यहाँ पे हमारा पैनकेटिक जूस, ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं। तो अब क्या कि जो हमारा पैनकेटिक जूस था जिसमें हमारा एमाइलेज था, लाइपेज था, ट्रिप्टिन था, ये हमारे जो यहाँ पे यानी कि यहाँ से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन आ रहा है उनको तोड़ेगा। इसके बाद जो बाइल जूस है जो हमारे फैट्स वगैरह को एमल्सिफाई करेगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे था, यहाँ पे हम पैनकेटिक डाइजेशन बोल देंगे, जिसमें हमारा गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस आ रहा है और जैसे हमारा पैनक्रियाज वाला जूस आ रहा है जो हमारे खाने को यहाँ पे पूरा तोड़ मरोड़ेगा। और उसके बाद होता है कि अब जो हमारा बचा कुचा पार्ट है वो हमारा चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अब होती है यहाँ पे हमारी एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब जो हमारे न्यूट्रिएंट वगैरह है वो एब्जॉर्ब होंगे ब्लड स्ट्रीम में, किसके थ्रू, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल्स के थ्रू, जो हमारी बिलाई वगैरह प्रेजेंट होती है, और उसके बाद ये देन ट्रांसफर टू लीवर फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद जो हमारे यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया मान लो ब्लड के अंदर यानी कि ब्लड में पहुंच गया, अब जो हमारा खाने न्यूट्रिएंट वगैरह वो हमारे यहाँ से लीवर में जाएगा और लीवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, उसका यूज वगैरह ये आगे की प्रोसेस है जो हम आगे कभी देखेंगे। तो यहाँ जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है लास्ट में एलिमिनेशन, यानी कि जब यहाँ से हमारा सारा हो जाता है तो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज में हमारा क्या होता है, वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट है वो हमारे यहाँ से फिजिक्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आके हमारी जो है डाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो आई होप अब आपको जो है पूरा का पूरा फंडा इस डाइजेस्टिव सिस्टम का समझ आ गया होगा। यानी कि अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे मेन पार्ट, यानी कि देखो ये मैंने इसलिए डिटेल में बताया कि एक तो हर एक ऑर्गन के बारे में आपको पता चल गया और सारी की सारी कहानी क्लियर हो गई कि कैसे हमारा पूरा फंडा काम करता है और कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई कमेंट करके एक फीडबैक अपना जरूर बता दो। तो अब हम बात करते हैं अपने आगे के कुछ पार्ट्स के बारे में जो हमारे इसी डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा है हार्मोनल रेगुलेशन, यानी कि ये जो पूरी हमारी डाइजेशन हो रही है ये हमारी बॉडी, क्योंकि ये हमारी एक इनवॉलंटरी कंडीशन है जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में, यानी कि कौन से हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इट इज द कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी, जो पाचन की हमारी सारी क्रिया है वो हमारी कंट्रोल हो रही है कुछ केमिकल मैसेंजर के द्वारा, जिनको हम यहाँ पे हार्मोन्स बोल देंगे। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन सेल। अब यहाँ पे ना हमारे कुछ एंडोक्राइन सेल होते हैं, ईसीसी बोल देते हैं, तो ये हमारे जीआई ट्रैक्ट से रिलीज होंगे और ये हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन पे जाके एक्ट करेंगे और अपना काम करते हैं। पहले हम बात करते हैं कुछ एंजाइम यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है गैस्ट्रिन। अब देखो गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, ये हमारे पेट में यानी कि जाको पेट में रिलीज होगा और इसके बाद क्या करेगा, हमारे एचसीएल को स्टिमुलेट करेगा कि एचसीएल हमारा और ज्यादा बने। इसके बारे में और आगे डिटेल में बात करेंगे। एक ये काम होता है हमारा गैस्ट्रिन का। दूसरा ये गैस्ट्रिक मोटेलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये पूरी मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को बढ़ाएगा। अब ये मूवमेंट के बढ़ने और ना बढ़ने से क्या होता है, अगर मान लो मूवमेंट हमारी बहुत ज्यादा तेज है तो खाने को यहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन होने का और प्रॉपर एब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिलेगा और वो खाना एज इट इज जो है बाहर निकल जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा क्या हो रही है, स्लो हो रही है, तो ये खाना इसी में रहेगा और यहीं पे सड़ जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी, तो बीमारी भी हो सकती है और कुछ टॉक्सिक चीजें दोबारा रीअब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो दोनों हमारे नुकसान होते हैं, इसीलिए हमारा जो ये मूवमेंट है हमारे एक बैलेंस में होना चाहिए। सेकंड हमारे यहाँ पे आता है सीक्रेटिन। अब सीक्रेटिन क्या करता है, जैसे ड्यूडेनम के अंदर ये हमारा सीक्रेट होता है और इसका मेनली काम क्या होता है, ये हमारी बाइकार्बोनेट की सीक्रेशन को बढ़ाता है पैनक्रिया से, जो मैंने बोला। और
इसके बाद क्या करेगा, जो एसिडिक कायम है, अब देखो पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट निकल रहा है, अब यहाँ से जो आता है इसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है क्योंकि HCl होता है, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अच्छे से काम करे, इसलिए यहाँ से जो पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट है वो मिलेगा और मिलके इस एसिडिक कायम को थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा कि नॉर्मल कायम यानी कि नॉर्मल मिक्सचर हमारा नीचे आए, जिसके उसकी एब्जॉर्प्शन हमारे अच्छे से हो पाए। तो ये हमारा हो गया सीक्रेटिन का काम। देन हमारा थर्ड यहाँ आता है कोलेसिस्टोकिन। अब ये क्या करता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होगा, यानी कि यहाँ से हमारा सीक्रेट होगा, और इसके बाद ये क्या करेगा, जो बाइल होता है हमारा, इसके रिलीज को बढ़ाता है, यानी कि गॉल ब्लैडर से यहाँ पे मतलब सिग्नल भेजेगा कि भाई ज़्यादा बाइल जूस भेजो, और जब ज़्यादा बाइल जूस आएगा तो इससे और जो बाइल का काम है वो यहाँ प्रॉपर तरीके से होगा, यानी कि जो हमारा डाइजेशन वगैरह फैट को एमल्सिफाई करना, ये सारे काम होंगे। इसके बाद ये पैनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट, यानी कि पैनक्रियाटिक एंजाइम को भी बढ़ाता है, यानी कि ये जो हमारा कोलेसिस्टोकिन है, CCK है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा और इन दोनों की सीक्रेशन को जो है यहाँ से बढ़ाता है कि भाई और भेजो। देन हमारा लास्ट आता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसको GIP बोलते हैं, ये भी हमारा इंटेस्टाइन से मतलब सीक्रेट होगा, और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा, यानी कि एसिड को रोकेगा। आप रोकते क्यों, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इंसुलिन रिलीज को भी रेगुलेट करेगा। तो अब ओवरऑल देखा जाए क्या फंक्शन होंगे हमारे हार्मोनल रेगुलेशन के, तो ये जो हमारा मूवमेंट ऑफ फूड है, क्योंकि ये मोटिलिटी को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं जो हमारे गैस्ट्रिन है, तो ओवरऑल जो हमारे खाने के मूवमेंट है उसको ये यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। इसके बाद जो डिफरेंट ऑर्गन है, यानी कि बाकी उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूस है, यानी कि जो यहाँ पे पूरा निकल रहा है, इसको यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। फिर प्रॉपर टाइमिंग, यानी कि हमारी डाइजेशन कैसे क्या होगी उसको मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि कब निकलेंगे, कब ज़्यादा करेंगे, और इसके बाद ओवरऑल जो हमारी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है वो हमारी एफिशिएंट तरीके से हो, उसको इंश्योर करते हैं। तो ये हो गया हमारा हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में कि कैसे जो हार्मोन्स है वो हमारे इस डाइजेशन को पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मान के चलो एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है और 10 मार्क्स में भी कई बार आता है कि डिस्कस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक, यानी कि हमारे पेट में एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, और इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन इसको रेगुलेट करता है। अब देखो इसका सिंपल मतलब क्या है, जैसे हम क्या देख रहे थे कि हमारा जो पूरा डाइजेशन था इसमें पेट में सबसे ज्यादा डाइजेशन हो रही थी स्टमक में, और इसके अंदर जो मेजर रोल प्ले कर रहा था वो कर रहा था हमारा HCl यानी कि एसिड। तो ये जो हमारा एसिड है ना, ये कैसे सीक्रेट होता है या कैसे बनता है, इसके बारे में हमको बात करनी होती है। तो यहाँ पे अगर सिंपल देखा था, इसका इंट्रो क्या लिखेंगे, तो ये प्रोडक्शन हम ऐसे टॉपिक डालेंगे, क्या लिखेंगे, एक प्रोसेस हमारी, यानी कि इट इज द प्रोसेस बाय विच जो हमारा HCl है वो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के पैराइटल सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। कैसे हम आगे बात करेंगे। बाकी जो एसिड है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, कंप्लीट सारा का सारा, यानी कि जो भी हमारे पेट में रिलीज हो रहा है सबको अगर हम मिला देंगे तो उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। आगे इसको भी मैं आगे बताऊंगा आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये सब होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एसिड होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और ये मेजर रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन के अंदर में। अब एसिड करता क्या है, तो जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पेट के अंदर में क्या करेगा, एक एसिडिक एनवायरनमेंट रखेगा, यानी कि ये मानो लगभग हमारा जो है 1 से 3 के बीच में pH रखेगा, जो हाईली एसिडिक होता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे प्रोटीन्स हो गए या जो बाकी का फूड सब्सटेंस हो गया, उनका डाइजेशन बहुत अच्छे से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से होता है। इसके अलावा जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि जो पेप्सिन वगैरह होता है, उनका एक्टिवेशन भी करता है। ये आपको आगे क्लियर होगा। और इसके अलावा मान लो जैसे खाने के साथ कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ऐसा कुछ भी आता है, तो अगर वो पेट में पहुंचेगा तो एसिड हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि उन माइक्रो ऑर्गन या बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है, यानी कि जो इंजेस्ट हमारे हो गए हैं। और इसीलिए क्या होता है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमारा एसिड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इसके लिए ना मैं आपको पूरा ये एक बार समझा देता हूं। अब ये ना देखने में थोड़ा डेंजर लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल है, एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा ये पेट है, ठीक है, स्टमक है, और स्टमक में हम क्या जानते हैं कि ये अंदर का हमारा जो पार्ट है इसको हम ल्यूमन बोल देते हैं, यानी कि ये वो पार्ट है जहाँ पे खाना हमारा क्या होगा, रखा जाएगा, टेम्परेरी स्टोर होगा। अब इसके जो अंदर की यहाँ लेयर थी, ये हमारी टोटल 4 लेयर में डिवाइड थी, हम ये भी जानते हैं। और इन 4 लेयर में जो सबसे ऊपर वाली हमारी लेयर थी इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं अपने पहले पार्ट में। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन ये पूरा दिख रहा होगा, ये हमारा ना रग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस तरह का पूरा होता है, ये भी हमें क्लियर है। तो यहीं पे यानी कि जो मैंने आपको बोला कि जो पायलोरिक वाला पार्ट है, ये पूरे यहाँ पे क्या होता है, हमारे कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं ग्लैंड में हमारे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। तो बस अब सारी कहानी हम यहाँ आएंगे, यानी कि हमारे पेट के अंदर का ये पूरा पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना, यहाँ पे जो प्रेजेंट हमारे, इनमें डिफरेंट टाइप के हमारे सेल होते हैं, यानी कि सबसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा जी सेल, फिर यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है पैराइटल सेल, यानी कि जो हमारे पेट के सेल हो गए। देन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक चीफ सेल, और यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये ले लो कोई भी, हमारे गॉबलेट सेल, यानी कि इस तरह टोटल हमारे यहाँ पे 4 सेल प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक करके कहानी समझते हैं। पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक सेल, गॉबलेट सेल के बारे में। तो गॉबलेट सेल क्या करते हैं कि ये हमारे सीक्रेट
करते हैं म्यूकस को। अब जैसे ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो नाम हमारे म्यूकस में इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ना म्यूकस हमारा एक सब्सटेंस होता है, लिक्विड रहता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो म्यूकस सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, वो भी हमारे इसी म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से रिलीज हो रहा है, और इसी म्यूकस की वजह से इसका नाम हमने म्यूकस रख दिया। तो यहाँ पे कुछ हमारे सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल है, वो इसको रिलीज करेंगे, और ये रिलीज करके करते क्या है, तो जैसे मान लो ये हमारा, चलो मैं दिखाता हूँ, मान लो ये हमारा पेट का सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये HCl आ गया। अब HCl क्या करेगा ना, अगर वो टच हो गया डायरेक्टली यहाँ पे, तो इसको जला देगा, पूरा भूंज देगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो सेल होते हैं इसी के, वो रिलीज करते हैं यहाँ पे म्यूकस को। अब ये म्यूकस क्या करेगी कि म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। तो अब क्या होगा कि अगर HCl यहाँ आएगा तो इस म्यूकस के साथ क्या करेगा, इस म्यूकस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो गिर जाएगा। ऐसे मान लो जैसे मान लो एक वॉल है, यानी कि दीवार है, और दीवार में हम क्या करेंगे, मुक्का मारेंगे तो हमारे लग जाएगी बहुत जोर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो गत्ते वगैरह हमने पूरे लगा दिए, तो अब क्या कि यहाँ पे गत्ते लग गए, तो मैं चाहे जितनी भी जोर से यहाँ पे लगा लूँ, मेरे हाथ पे चोट नहीं लगेगी, ना बॉल पे कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में जो गद्दे लगे हैं ना, वो हमारे क्या करें, इसको रोक रहे हैं और पूरे संभाल रहे हैं। वही तरह मान लो कि यहाँ पे एक पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बन जाती है, और ये क्या करेगी, HCl को डायरेक्टली वॉल से टच नहीं होने देगी, और खुद का इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि गद्दे का कुछ बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यही है कि HCl क्या होगा, हमारे इस म्यूकस पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और यहाँ पे जो बॉल है उससे डायरेक्टली टच नहीं करेगा। तो हमारा जो पेट में है HCl पूरा घूमता रहता है, और सिर्फ खाना यानी कि जो अंदर प्रेजेंट है उसी को जाकर डाइजेस्ट करेगा। तो इस तरह हमारा HCl यहाँ पे काम करेगा, और जो यहाँ पे बन रही है हमारी म्यूकस, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी। प्रोटेक्टिव नेचर की होती है कि हमारे HCl से हमारी बॉडी यानी कि इस पूरे को बचाने में हमारी हेल्प करेगी। और इसको बना कौन रहा है, हमारे गॉबलेट सेल बना रहा है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं एक यहाँ पे गैस्ट्रिक चीफ सेल होते हैं। अब ये चीफ सेल क्या करते हैं, ये हमारे कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन हो गया या हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया ना, इनको बनाते हैं, और ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, जो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ जी सेल। अब जी सेल क्या करते हैं, ये हमारे सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन को, ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारी मेन बारी, जो हमारे HCl को बनाते हैं, जिनका नाम क्या होता है, पैराइटल सेल। यानी कि ये पैराइटल सेल हमारे वो मेन सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे इस पेट के अंदर में क्या करते हैं, HCl को सीक्रेट करते हैं। अब पैराइटल सेल को समझते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मान लो ये है मेरा, तो मैंने क्या किया कि ये मेरी देखो इंटेस्टाइन की पूरी, मतलब ये बॉल हो गई, जो यहाँ पे लेयर होगी म्यूकोसा, मान लो ये लेयर हो गई, ठीक है। अब ये म्यूकोसा लेयर के अंदर में ये पैराइटल सेल हमारे प्रेजेंट है, ये सेल हो गए। तो ये पैराइटल सेल जब प्रेजेंट है, तो इसके इधर क्या प्रेजेंट है, ये खाली जगह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोल देते हैं, कि ये हमारा वो ल्यूमन पार्ट है जहाँ पे खाना पीना आएगा, ठीक है। तो अब इसी को देखते हैं कि ये मान लो ल्यूमन है। अब ये जो आपको पता है कि ये जो हमारी लेयर होती है, इसमें जो थर्ड लेयर मस्कुलर है, ये हमारी क्या करती है, ब्लड वेसल को सप्लाई करती है। तो इसके इस साइड यानी कि ये सेल के इस साइड क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह जूम करके बनाते हैं कि मान लो ये हमने उठा लिया, तो ये हमारा पूरा हो गया एक पैराइटल सेल, यानी कि ये हमारा एक सेल है जो पूरा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो हमने केवल एक सेल उठा लिया, ठीक है। अब ये एक सेल के इस तरफ, यानी कि जो इस तरफ है, इस तरफ क्या हमारा ल्यूमन वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, तो ये हमारा ल्यूमन वाला पार्ट हो गया। अब इसके इस तरफ क्या होता है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा ब्लड, यानी कि जो हमारी लेयर हो गई, ये लेयर के अंदर ही हमारा हो गया। तो लेयर के इधर हमारा ब्लड प्रेजेंट है, यानी कि इस तरफ ब्लड है। तो हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये बीच का हमारा पैराइटल सेल है, यानी कि वो मेन सेल है जो हमारे एसिड को बनाता है। इधर हमारा ल्यूमन वाला पार्ट है, यानी कि ये हमारा खाली वाला पार्ट है, यहाँ पे एसिड सीक्रेट होता है, और इसके पीछे हमको दिख रहा होगा ये हमारा ब्लड वाला पार्ट है, जो सब चीजों को रेगुलेट करेगा। अब समझो यहाँ पे और कहानी क्या होती है। अब ये जो हमारा पैराइटल सेल है ना, इसमें देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक हमारा एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर, यहाँ पे एक रिसेप्टर ये हो गया। देन एक रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिन रिसेप्टर, और एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है H2 रिसेप्टर, यानी कि हिस्टामिन रिसेप्टर। तो इस तरह से टोटल 3 रिसेप्टर यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, और ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं अब तक कि रिसेप्टर का काम क्या होता है। या तो मान लो ये एक रिसेप्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी जो ड्रग होगा ना, वो यहाँ पे जाके बाइंड करेगा। अब यह ड्रग हो सकता है या हमारे बॉडी का कोई भी मेटाबोलाइट हो सकता है, वो जब रिसेप्टर जाके बाइंड करेगा तो इसको एक्टिवेट कर देता है, और जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तब जाके वो अपना काम करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हो गए 3 यहाँ पे रिसेप्टर। अब इसके बाद यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है हमारी प्रोटॉन पंप। अब इसको प्रोटॉन पंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा एंजाइम है H पॉजिटिव और K। इसका मतलब क्या होता है कि ये रिवर्स है, यानी कि मान लो यहाँ से क्या है कि अगर यहाँ से पोटेशियम हमारा अंदर आ रहा है, देखो ये पोटेशियम अंदर आ रहा है और यहाँ पे देखो निकल गया, तो पोटेशियम हमारा जब अंदर आ रहा है, तो पोटेशियम हमारा अंदर आ रहा है, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन क्या होता है, हमारा बाहर जाता है। तो ये फंडा भी आपको क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज आपको समझ आ गई। अब समझते हैं कि पूरा फंडा काम कैसे करता है, यानी कि एसिड बनता कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पूरा सेल है ना, आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा CO2 है वो हमारा डिफ्यूज होता रहता है। अब CO2 कहाँ से आया, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे ब्लड में CO2 की कमी नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और बदले में CO2 हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो CO2 आ गया। अब वो CO2 हमारा क्या होता है, यहाँ से पैराइटल सेल के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे होता है हमारा वाटर। अब वाटर तो हमारा हर सेल में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा में पूरा पानी पानी भरा होता है, तो यहाँ पे हमारा वाटर होता है। तो CO2 जैसे ही आता है, ये पानी क्या करता है, मिल जाता है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम, यानी कि यहाँ पे होता है
तो ये एंजाइम वही होता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम होता है। तो ये करेगा क्या, इन दोनों को जोड़ देगा, और जोड़ के क्या होगा देखो H2CO3, यानी कि देखो O इधर चला जाएगा तो H2CO3, यानी कि हमारे यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन जाता है H2CO3, ठीक है। अब जब ये कार्बोनिक एसिड बनता है ना हमारे पैरेटल सेल के अंदर में, तो ये अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता, क्योंकि भाई इसके अंदर एनवायरमेंट अलग है। तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है। और टूटेगा कैसे, ये हमारा H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में टूट जाता है, यानी कि इधर हमारा बन जाता है बाइकार्बोनेट और इधर हमारा बन जाता है H पॉजिटिव आयन, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जो हमारा बाइकार्बोनेट एसिड है, ये क्या होता है, क्योंकि इसका यहाँ सेल के अंदर कोई काम नहीं है, तो ये हमारा ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड वाले पार्ट में चला जाता है। मैंने क्या बोला, ये हमारे सेल है, तो इस तरफ हमारा पूरा लेयर के साथ ब्लड वेसल जुड़ी हुई है, और यहाँ पे हमारा पूरा क्या है, यहाँ पे ल्यूमन वाला पार्ट है। तो जो HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट है, वो हमारा ब्लड के अंदर चला जाता है, और जैसे ये ब्लड में जाता है, हमारे जो क्लोराइड के आयन थे ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ये इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो क्लोराइड जो चैनल है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि बाइकार्बोनेट हमारा इधर जाता है, क्लोराइड हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और ये क्लोराइड क्या करेगा, जैसे एक्टिवेट होता है ये क्लोराइड हमारे यहाँ से यानी कि ब्लड वेसल से जाएगा और हमारे पैरेटल सेल को क्रॉस करते हुए हमारे ल्यूमन वाले पार्ट में डिफ्यूजन से पहुंच जाता है। यानी कि देखो यहाँ से जो ब्लड वेसल था, यहाँ से क्लोराइड आया और यहाँ से निकल के सीधे मेरे ल्यूमन वाले पार्ट में क्या होता है, क्लोराइड पहुंच जाता है। तो ये क्लियर है कि इन दी एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट, कि बाइकार्बोनेट हमारा ब्लड में जा रहा है, तो हमारा क्लोराइड जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है ल्यूमन वाले पार्ट में पहुंच जाता है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे बन चुका था। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे यानी कि जो H पॉजिटिव और ये पंप है ना, इसके थ्रू क्या होता है, इधर चला जाता है यानी कि ल्यूमन वाले पार्ट में। तो ये पंप का काम क्या होता है, पंप का काम क्या होता है, पानी खींचती है। उसी तरह ये क्या करेगी, ये हाइड्रोजन को क्या करेगी, इधर यानी कि ल्यूमन वाले पार्ट में छोड़ती रहेगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन ल्यूमन वाले पार्ट में जाएगा, और जो पोटेशियम वो हमारा इसके अंदर यानी कि यहाँ पे अंदर हमारा आता रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे HCl हमारा पहले पहुंच गया था, यानी कि जो हमारा क्लोराइड था, और यहाँ पे H हमारा यहाँ पे आ गया, यानी कि इसकी मदद से बचा हुआ H आ गया, और ये ढेर सारे सेल्स के अंदर होता है। तो H हमारा इधर से आ गया, Cl हमारा इधर से आ गया, और इस तरह हमारी ये ढेर सारी बार बार चलती रहती है। और इससे क्या होगा, ये H और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारा HCl बनता जाएगा, यानी कि एसिड हमारा बनता जाएगा, और यही एसिड हमारा क्या होगा, इस ल्यूमन वाले पार्ट में यहाँ पे रिलीज होता रहता है। तो इस तरह हमारा जो है एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है। तो आई होप एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि एसिड हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा बनता कैसे है। तो देखो ये तो हमारी चलती है नॉर्मल। अब बात आती है कि इनका क्या काम होता है यहाँ पे। तो देखो जो हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, जो हमारे गैस्ट्रिन रिसेप्टर है, जो हमारे H2 रिसेप्टर है, इन तीनों का मैं कंबाइंड बता देता हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं, आप कंफ्यूज होगे। बस सिंपल काम क्या होता है कि ये तीनों जैसे ही मान लो इन पे कोई भी ड्रग या इनका जो मेन है फंडा वो यहाँ पे बाइंड करेगा। जैसे ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ये हमारा एक हार्मोन हो गया, ये हमारा हार्मोन हो गया। तो जैसे ही हमारे इनके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे, ये हमारे इंट्रासेल्युलर प्रोसेस चलाएंगे, यानी कि सेल के अंदर कुछ हमारे काम होंगे, और फाइनली हमारे कैल्शियम आयन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और कैल्शियम का जब आयन यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो इससे जो हमारा हाइड्रोजन है इसका आउटफ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही कैल्शियम बढ़ा देंगे, ये हमारे क्या करेंगे, इस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेंगे। यानी कि कैल्शियम क्या कर रहा है, डायरेक्टली इसको एक्टिवेट कर रहा है, और जैसे ही डायरेक्टली इसको एक्टिवेट कर रहा है, तो ये और ज्यादा हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से बाहर भेजेगा और ज्यादा। और क्लोराइड तो हमारे आ चुके हैं, तो जब और ज्यादा हमारे हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर आएंगे, तो यहाँ पे जो Cl है उसका मिलेगा, और ज्यादा हमारा एसिड यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से क्या समझ आ रहा है कि तीनों के तीनों जो रिसेप्टर है, ये जब एक्टिवेट होते हैं, तो मेरे क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना बढ़ा देंगे, और इससे मेरा जो HCl है, जो एसिड है, उसका प्रोडक्शन मेरा यहाँ पे बढ़ जाएगा। और कई केस में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ये हो जाता है तो HCl ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब HCl बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को बचा नहीं पाते, और यहाँ पे हमारा ऊपर भी जाएगा, इधर जाएगा, तो अल्सर कॉज होता है। यानी कि जो अल्सर वगैरह, छाले वगैरह होते हैं ना, वो हो जाते हैं। और उस टाइम आप लोगों ने दवाई पड़ी होगी, जैसे ओमियोप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, वो हमारे इस वाले यानी कि इसी प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, जिससे हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर ना निकले और एसिड हमारा बनना कम हो जाए। ये आप आगे कोलॉजी में पढ़ोगे, बस मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि एसिड का सारा काम कैसे होता है। अब यहाँ पे ना एक हमारा जो पैरेटल सेल है, यहाँ पे एक हमारा रिसेप्टर और होता है प्रोस्टाग्लैंडिन वाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन जहाँ जाके बाइंड करेगा, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन थी, जो यहाँ पे पूरे इसको बचा रही थी, वो हमारे रिलीज होती है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी इसको प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद ये हमारे बाइकार्बोनेट की सीक्रेशन को भी बढ़ा देगा, और बाइकार्बोनेट क्या करता है, एक बेस होता है, तो ये क्या करेगा, एसिड को और न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरह हमारा ये और ज्यादा काम करता है। तो ये हो गया हमारा एसिड प्रोडक्शन, और इस तरह ये पूरा हमारा बैलेंस में रहता है कि एसिड हमारा प्रोड्यूस होगा, हमारे यहाँ पे मतलब डाइजेस्ट करेगा खाने को, और जो हमारा म्यूकस होता है वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगी और हमारे पेट को बचाती है। तो इस तरह ये दोनों अपना काम करते रहते हैं। तो यही जो मैंने आपको बताया, यही सारा यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे पैरेटल सेल के अंदर क्या होता है, CO2 कंबाइन हो जाता है H2 के साथ में, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो हमारे कार्बन एनियन की है मदद से। फिर यही हमारा डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव HCO3 में, और उसके बाद जो H पॉजिटिव है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो प्रोटोन पंप है इसकी मदद से, और एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम। ठीक है। उसके बाद जो क्लोराइड है वो हमारे मतलब मूव कर जाते हैं यहाँ पे क्लोराइड आयन से यहाँ पे, और ये HCl मिलकर क्या करते हैं, हमारा HCl यहाँ पे कंबाइंड होकर क्या करते हैं, एसिड हमारा बनाते हैं, और ये हमारा ब्लड के अंदर मतलब पहुंच जाता है इन एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड। यानी कि यहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट
आएगा, क्लोराइड को और ज़्यादा उधर हमारा भेज देता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, टेम्परेरी इंक्रीज करता है हमारे ब्लड पीएच को, यानी कि जैसे ही बाइकार्बोनेट आएगा हमारा पीएच थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है मील में और एल्कलाइन वगैरह हमारा हो जाता है। तो ये पूरा इसका हो गया। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रीशन, यानी कि ये जो मैंने आपको बताई थी इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, कैसे कम ज़्यादा हो रही है। तो देखो जो हमारी एसिड सिक्रीशन हो रही है पेट के अंदर में, वो हाईली रेगुलेट होती है किसके थ्रू, हमारे पीएनएस यानी कि जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हो गया इसके थ्रू, फिर हमारा हार्मोनल यानी कि जो हमारे हार्मोन्स वगैरह हो गए, और इसके अलावा कुछ हमारे लोकल फैक्टर होते हैं इनके द्वारा। तो ये तीन हमारे मेन फैक्टर हैं जो हमारे एसिड की सीक्रेशन को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले ये समझो कि ये इंश्योर करता है, यानी कि जो रेगुलेशन है ना, ये हमारा इंश्योर करता है कि जो डाइजेशन हो रही है वो प्रॉपर हो रही है, यानी कि अच्छे से हो रही है। और ये भी इंश्योर करता है कि ऐसा ना हो कि डाइजेशन के चक्कर में एसिड बहुत ज्यादा रिलीज होता है और हमारे यहाँ पे अल्सर या कोई डैमेज कॉज होता है, यानी कि हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। इस चीज को भी जो है इंश्योर करती है हमारी रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रेशन। इसके बाद ये रेगुलेशन क्या करती है, इंश्योर करती है कि एसिड हमारा उतना प्रोड्यूस हो रहा है जितना हमारी बॉडी को जरूरत है, और जब रिक्वायर्ड नहीं होगी तो हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों बात करते हैं। पहला हमारा आता है न्यूरल कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एसिड सिक्रेशन है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक वाला। अब ये कैसे होता है, हमारा वेगस नर्व्स के द्वारा। अब ये क्या होता है, तो देखो जब भी आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे ही कोई भी खाना पीना स्मेल करते हैं या कोई खाने का टेस्ट आता है या हम बात करते हैं, तो हमारे जो वेगस नर्व्स है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। और वेगस नर्व्स क्या करती हैं, वो एसिटाइल कोलिन को, यानी कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है उसको रिलीज करेंगे। और ये एसिटाइल कोलिन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा ये है, मान लो ये हमारे पीएनएस क्या करेगा, वेगस नर्व्स को एक्टिवेट करेगा और उससे क्या होगा, हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड करेगा और हमारे पैरेटल सेल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और पैरेटल सेल को स्टिमुलेट करेगा कि हमारे जहाँ से क्या करेगा, ये कैल्शियम बढ़ा, और ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन बम को बढ़ा के एच पॉजिटिव और ज़्यादा निकालेगा, यानी कि एसिड और ज़्यादा बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम खाना पीना देखते हैं, कुछ भी होता है, बातें लगती हैं, तो ये हमारा क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन वेगस नर्व से रिलीज करके क्या करेगा, एसिड को ज़्यादा बढ़ाएगा। और जो आप लोगों ने कभी देखा होगा यार, देख के पेट में चूहे को दौड़ने लग गए, तो एक्चुअल में चूहे नहीं दौड़ते हैं, आपके क्या है, एसिड का सीक्रेशन होना शुरू हो जाता है। और वही जो आपको एकदम फील होता है ना पेट के अंदर गुड़गुड़ वगैरह, वो इसीलिए आपको फील होती है कि आपका यहाँ पे जो है एसिड का सीक्रेशन बढ़ रहा है और अब आपको जो है खाने की जरूरत है। अब इसके बाद जो हमारा ये है, यानी कि जो पीएनएस वाला सिस्टम है, ये और क्या करता है, तो ये इनडायरेक्टली हमारा इंक्रीज कर देता है जी सेल को। अब जैसे क्या है, जैसे पीएनएस है तो जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ेगा, ये हमारे जो जी सेल है ना, इनको जाके मतलब एक्टिवेट कर देगा। और जी सेल का काम क्या होता है, ये हमारे सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन को। और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा गैस्ट्रिन रिसेप्टर पे और सेम फंडा करेगा कि हमारे एसिड की सीक्रेशन को बढ़ा देता है। तो ये गैस्ट्रिन हमारा कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे ईसीएल सेल को भी बढ़ा देगा, यानी कि जो वेगस नाम से हमारे ईसीएल सेल को, यानी कि गैस्ट्रिन बढ़ाएगा, गैस्ट्रिन हमारा ईसीएल सेल को बढ़ाता है, तो ये हमारे हिस्टामिन को, यानी कि देखा जा रहा है कि जो हमारा पीएनएस है वो हमारे तीनों ही चीज को बढ़ा रहा है, यानी कि एसिटाइल कोलिन को भी, गैस्ट्रिन को भी और हिस्टामिन को भी। और जब तीनों बढ़ रही है तो हमारी एसिड की सीक्रेशन भी बढ़ रही है, और यही रीजन है कि हमारा बढ़ता है। तो और इस वाले फॉर्म को, यानी कि ये तीनों जो बढ़ रहा है ना, इसको हम यहाँ पे सिफेलिक फेज बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो खाना, यानी कि अभी हमने खाना खाना शुरू नहीं किया है, लेकिन खाना खाने से पहले ही जो है हमारे एसिड का सीक्रेशन बढ़ गया है। कैसे, खाने को देख के, खाने के बारे में बात करके, या खाने की टेस्ट लेके, यानी कि स्मेल लेके, तो ऐसे हमारा पूरा बढ़ जाता है। यानी कि ये हमारा वो फेज है जब खाना हमारे एंट्री नहीं किया, उससे पहले हमारे पेट में जो है एसिड का सीक्रेशन होने लगता है। एग्जांपल, जैसे मान लो किसी को सूंघ रहे हैं या किसी को देख रहे हैं खाने को, उससे हमारा एसिड सीक्रेशन बढ़ जाता है। सेकंड हमारा होता है हार्मोनल कंट्रोल। अब इसमें क्या है, हमारे जो हार्मोन्स है वो कंट्रोल करते हैं। तो जैसे हमारा गैस्ट्रिन हो गया, तो ये क्या करता है, जी सेल के द्वारा हमारा रिलीज किया जाता है फूड के रिस्पॉन्स में। यानी कि जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, तो खाना जब पेट में पहुंचेगा तो हमारा जो जी सेल है वो एक्टिवेट होगा, और जब एक्टिवेट होगा तो हमारे गैस्ट्रिन को रिलीज करेगा, और गैस्ट्रिन क्या करेगा, हमारे इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके हमारे एसिड की सीक्रेशन को बढ़ा देता है। तो ये इस तरह हमारा पूरा काम करेगा। और इसके अलावा मैंने क्या बोला कि जो गैस्ट्रिन है, यानी कि ये हमारे ईसीएल सेल को भी बढ़ाता है, तो ये भी हमारे हिस्टामिन को बढ़ाएगा, तो और ज्यादा हमारा एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है। यही दिक्कत है, देखो सारे के सारे जो फंडे है ना, वो मोस्टली हमारे इसको बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। देन हमारा था हिस्टामिन, तो ये हमारा ईसीएल सेल के द्वारा रिलीज होता है, और ये H2 रिसेप्टर जाके बाइंड करेगा, और ये भी क्या करेगा, पावरफुल, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल स्टिमुलेटर माना जाता है, और ये क्या करेगा, एसिड सीक्रेशन को हमारा बढ़ा देता है यहाँ पे पूरा का पूरा। अब ये ना सबसे ज्यादा जो गैस्ट्रिक फेस होता है, यानी कि जब खाना पीना पेट में पहुंचता है, उस फेस को क्या करता है, मोस्टली हमारा मतलब उस टाइम पे क्या करेगा, एसिड की सीक्रेशन को सबसे ज्यादा बढ़ा देता है हिस्टामिन। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा फंडा यहाँ पे काम करता है। अब लास्ट हमारा आता है लोकल और पैराक्राइन या इनहिबिटरी कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, अब देखो सारे के सारे फैक्टर क्या करें, एसिड को बढ़ा रहे हैं, तो अगर सब एसिड को बढ़ाते ही रहेंगे तो भाई पेट में तो आग लग जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ हमारे इनहिबिटरी कंट्रोल भी होते हैं जो हमारे एसिड के सीक्रेशन को बैलेंस करते हैं, यानी कि जैसे ही लगता है कि बॉडी में ये ज्यादा हो रहे हैं, ये हमारे एक्टिवेट होकर इसको कम करेंगे। तो इसमें एक हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा कि ये
एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करेगा। और इसके अलावा ये म्यूकस, यानी कि जो मैंने बोला कि म्यूकस को बढ़ाएगा जो, और इसके अलावा बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। और ये म्यूकस क्या करता है, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बताता है, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसी को हम यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा बोल देते हैं। तो इसको ये बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट यहाँ आता है सोमेटोस्टेटिन। अब देखो ये क्या करता है, ये हमारे गैस्ट्रिन के रिलीज को इनिबिट करेगा, यानी कि ये जो हमारे गैस्ट्रिन निकल रहा है ना इसको इनिबिट करेगा। और जब ये इसको इनिबिट करेगा तो डायरेक्टली हमारे एसिड सिक्रेशन को क्या रोक देता है। तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करेगा कि ये एक्टिवेट होकर ये सिग्नल देता है कि एसिड की अब जरूरत नहीं है। तो इससे हमारा गैस्ट्रिन का रिलीज जो हमारे यहाँ बढ़ रहा था ये हमारा रुक जाएगा। और जब गैस्ट्रिन का रिलीज हमारा जी सेल के द्वारा रुक जाता है तो इससे हमारा क्या एक्सेसिव, जब मान लो कोई डैमेज मतलब एसिड बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा तो उसको ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो हमारे एसिड का सिक्रेशन है वो बिगिन यानी कि स्टार्ट हो जाता है हमारा सिफेलिक फेज से, यानी कि जब हमने कुछ खाया पिया नहीं होता ना तब भी स्टार्ट हो जाता है देख के सूंघ के। और इसके बाद जो गैस्ट्रिक फेज है यानी कि जब हमारा खाना पहुंच चुका है उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हार्मोनल बैलेंस चल रहा है। और इसके बाद ये सारा सारा कंट्रोल किया जाता है हमारा लोकल इनहिबिटरी फैक्टर के द्वारा हमारे इसको बैलेंस करने के लिए, जिसमें हमारे यहाँ पे क्या आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सोमेटोस्टेटिन आता है। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एसिड सिक्रेशन है वो कंट्रोल किया जा रहा है बाय अ बैलेंस बिटवीन स्टिमुलेटरी फैक्टर जैसे हमारा एसिटाइलकोलिन हो गया, ग्रेटिन, हिस्टामिन जो हमारे बढ़ा रहे हैं, एंड इनहिबिटरी फैक्टर जैसे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन या सोमेटोस्टेटिन हो गया। तो ये हमारे एसिड को रेगुलेट करते हैं। तो आई होप अब आपको जो है एसिड रेगुलेशन समझ आ गया होगा, यानी कि पहले हमने देखा कि एसिड बनता कैसे है और ये भी जाना कि बन के हमारा पूरा डाइजेस्ट करेगा, लेकिन ये लिमिट में होना चाहिए वरना नुकसान करेगा। इसके लिए इसको रेगुलेट कैसे करेंगे ये भी मैंने सारा का सारा फंडा आपको यहाँ पे अच्छे से जो है बता दिया है। अब इसमें ना एक कई बार हमारे ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि डिफाइन गैस्ट्रिक जूस देन डिस्क्राइब द वेरियस फेसेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। अब जैसे हमारे ये एसिड प्रोडक्शन के बारे में था तो यहाँ पे ना स्पेसिफिक हमारा एसिड के बारे में यानी कि HCl के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे ये कई बार क्वेश्चन ना पूरा का पूरा गैस्ट्रिक जूस के बारे में आ जाता है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन क्या है। तो पहले ये जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। तो देखो ये एक हमारा डाइजेस्टिव सिक्रेशन होता है जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये पूरा हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो इसके द्वारा पूरा का पूरा ये हमारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये हमारे क्लियर एसिडिक फ्लूइड होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ना यहाँ पे क्या होता है कि देखो अकेला एसिड नहीं होता, वैसे तो बहुत लोग जो है एसिड को ही गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं, लेकिन एसिड के साथ और भी होते हैं। यहाँ पे देखते हैं कंपोजिशन। तो देखो एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हमारे एसिडिक पीएच को मेंटेन करेगा जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। देन ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ये आगे क्वेश्चन आएगा। देन बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा इसमें पेप्सिनोजेन भी हमारा प्रेजेंट होता है जो हमारा ये होता है। अब पेप्सिनोजेन एक हमारा इनएक्टिव एंजाइम होता है जो आगे जाके पेप्सिन बनेगा और ये पेप्सिन को क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। देन हमारा इसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है और म्यूकस हमारा क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जो हमारा ये है पूरा, तो इसके ये पूरे के अंदर के यहाँ पे मतलब म्यूकस आके हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा वाली लेयर है इसको मतलब प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद इसमें कुछ हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं जो हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा इसमें हमारे कुछ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी फ्लूइडिटी को मेंटेन करेंगे। यानी कि देखा जाए तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है ये पूरा का पूरा वो जूस है जो हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वैसे HCl ही होता है जो सारा काम कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे HCl के बारे में पूरा डिटेल में बात कर ली कि ये हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा पेप्सिनोजेन, म्यूकस ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। अब बोलोगे सर जो आगे आ रहे थे जैसे हमारे यहाँ पे बाइल जूस ये सब आ रहे थे, तो देखो ये पेट के नहीं है, क्योंकि यहाँ से पेट से जब ये पूरा कायम बन के आगे चला जाता है ना उसके बाद ये हमारे यहाँ पे जाके मिक्स होते हैं, यानी कि स्टमक से बाहर आ जाते हैं। तो ये एक तरह से इसको स्टमक का गैस्ट्रिक जूस नहीं बोलेंगे, पूरा आगे चला जाता है, उसको एक तरह से हम डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो हमारा आगे जाके जो बाइल जूस हो गया या जो हमारा पैनकेटिक जूस है वो भी इसमें मिल जाता है और आगे जाके सब की सब मतलब वो होते हैं यहाँ पे डाइजेशन वगैरह। तो पेट में मेन डाइजेशन होती है, लेकिन जैसे हमारी जो फैट की डाइजेशन है वो हमारा बाइल जूस करेगा। तो जब यहाँ से बाइल हमारा आगे चला जाएगा तभी तो होगी। तो फैट जो हमारी फैट की डाइजेशन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे होती है। ठीक है, फिर पैनकेटिक जूस का अलग डाइजेशन है वो यहाँ पे होगी। तो इस तरह हमारे आगे ये पूरा पहुंच जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में आपको पता चल गया। अब फंक्शन हमारा क्या होता है, तो ये हमारा इनिशिएट करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को। अब प्रोटीन का डाइजेशन मेनली हमारा पेप्सिन से होता है उसमें। इसके बाद बाकी के डाइजेशन हमारे जो HCl से होंगे वो वाले। इसके अलावा ये हमें एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो हमारे एंजाइम की। इसके अलावा देखो ये यहाँ एसिड प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उन सबको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके अलावा जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसको प्रोटेक्शन, यानी कि देखो पूरा गैस्ट्रिक जूस में क्या है हमारा म्यूकस भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो ये उसके फंक्शन के बारे में। अब मेन जो हमारे यहाँ पे पूछा गया था, क्या पूछा था, गैस्ट्रिक जूस के बारे में। देन डिस्क्राइब दी वेरियस फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, यानी कि कौन कौन से फेज में हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि 3 हमारे मेन फेज है जिसमें ये पूरा सिक्रेशन हमारे चलता है।
सबसे पहला हमारा होता है सिफेलिक फेज। अब देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो हमारा एसिड सिक्रेशन वाला पार्ट था, कि जैसे हम खाना खाना शुरू करते हैं तो उससे पहले जैसे हम खाने को देखते हैं, सूंघते हैं, तो इन सब यानी कि देखना, सूंघना, टेस्ट करना और मतलब थॉट यानी कि सोचते हैं, तो उन सबसे हमारा वेगस नर्व्स क्या होती है, स्टिमुलेट होती है और वो क्या करती है, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगी और वो हमारा क्या करेगा, आगे जाके हमारे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, हमारे गैस्ट्रिक जूस को बढ़ा रहा है और लगभग हमारा जो 30% गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो हमारे इसी फेज में आ जाती है, यानी कि जब हम खाना देख लेते हैं, सूंघते हैं, वहीं से हमारी 30% आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है गैस्ट्रिक फेज। तो ये हमारा वो मेन फेज होता है, यानी कि जैसे मान लो खाना पीना हमारा जब एंट्री कर जाता है पेट के अंदर में, तो उससे क्या होता है, खाने जो हमारा स्टमक है, जैसे मान लो ये हमारा स्टमक है, तो जैसे खाना आएगा यहाँ पे ये दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ेगा तो स्ट्रेच आएगा, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है स्टमक की और इससे हमारे जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये सब हमारे स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन को। और यहाँ पे क्या होता है कि अब जो हमारा गैस्ट्रिन है वो रिलीज होता है हमारा जी सेल के द्वारा, जो हमारी एसिड सिक्रीशन को बढ़ाएगा। फिर हमारे जो स्टामिना और एसिटाइल कोलिन है ये आल्सो हमारे क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे पैराइटल सेल को, सिक्रीशन हमारी बढ़ जाती है। और देखा जाए तो ये मेजर फेज है, यहाँ पे लगभग हमारे जो है 60% गैस्ट्रिक सिक्रीशन हमारे इसी गैस्ट्रिक फेज में होती है जब खाना आ जाता है उसके बाद। इसके बाद लास्ट हमारा आता है इंटेस्टाइनल फेज। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये फेज हमारा तब स्टार्ट होता है जब हमारे जो कायम होता है ना वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये सारा काम हमारा जब यहाँ पहुंच जाता है और जब यहाँ पहुंच जाता है देन इसके बाद क्या होता है कि इनिशियली तो स्लाइट स्टिमुलेशन होती है हमारे सिक्रेशन की, लेकिन बाद में क्या होता है, इनहिबिटरी मैकेनिज्म भी हमारे डोमिनेट, जैसे मान लो हमारे सिक्रेटिन हो गए या कोलेस्टोरिन हो गए, ये हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रिड्यूस करेंगे। क्यों करते हैं, जिससे कहीं ये बहुत ज़्यादा सिक्रेशन ना हो जाए, यानी कि एक्सेसिव एसिड हमारा जो है इंटेस्टाइन यहाँ पे ना पहुंच जाए। तो ये मेनली हमारा 10% कंट्रीब्यूशन देगा मेनली इनहिबिटरी। तो अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन बस एग्जाम में इस तरह से आ गया था, तो मैंने यहाँ पे करा दी। तो मैंने क्या बोला, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, अगर एग्जाम में ये आया है तो ये भी आपको बता दूंगा। तो ये हो गया हमारा पूरा गैस्ट्रिक जूस के बारे में और कौन कौन से फेज में हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है। और देखा जाए तो ये हमारा पूरा का पूरा एसिड प्रोडक्शन से कनेक्टेड था। यहाँ भी क्या देखो, पूरे सिक्रेशन हमारा कौन कर रहा था, हार्मोनल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल और ये हमारा लोकल इनहिबिटरी वाला। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो अब देखा जाए हमारा ये वाला पार्ट एसिड सिक्रेशन और गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये पूरा का पूरा पार्ट लगभग हमारा यहाँ पे कवर हो चुका है। अब एक क्वेश्चन और हमारे यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी बन के आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टमक लाइनिंग एंड इट्स प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि जो हमारा पेट होता है ना उसकी जो लाइनिंग है उनका क्या रोल होता है हमारे यहाँ पे और उनका क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो अगर सिंपल देखा जाए तो जो हमारी स्टमक लाइनिंग है वो क्या है, वो हमारी सबसे अंदर की म्यूकोजल लेयर है, यानी कि जैसे ये हमारा पूरा है तो इसके अंदर की सबसे म्यूकोजल लेयर को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टमक लाइनिंग बोलेंगे। और ये हमारा क्या करता है, जो हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे यहाँ पे जो एसिड वगैरह हमारा आ रहा है ये डैमेज कर सकता है। जो मैंने बताया था कि मान लो ये एसिड आ रहा है तो ये लेयर है हमारी, तो जो म्यूकोसा की लेयर है ना वहाँ पे ये डैमेज नहीं कर पाता, तो ये बचा लेती है। तो ये जो लेयर है ना ये हमारी म्यूकस लेयर होती है। और जो हमारा एसिड है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हार्मफुल इफेक्ट मेरी यहाँ पे स्किन पे, यानी कि मान लो इस जगह पे डैमेज ना कर दें, इसलिए जो मेरी म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन एसिड सिक्रेशन एंड म्यूकोजल प्रोडक्शन, यानी कि हमारा एसिड भी सही से सीक्रेट होता रहे और हमारी प्रोटेक्शन भी बनी रहे। तो सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये हमारी जो स्टमक की वॉल होती है उसको एचसीएल और पेप्सिन से बचाता है। इसके अलावा ये सेल्फ डाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, यानी कि एक ऑटो डाइजेशन होता है कि हमारे स्टमक का टिश्यू, अब जैसे हमारा ये स्टमक के सेल से हमारा एसिड निकला है और स्टमक के टिश्यू को ये डैमेज करेगा, तो ये सेल्फ डाइजेशन हो गया ना, तो इसको ये बचाता है। देन जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसकी इंटीग्रिटी को ये पूरी स्टमक लाइनिंग मेंटेन करके रखेगी। देन ये जो स्मूथ फंक्शन हमारे चल रहे हैं डाइजेशन के वो चलते रहेंगे और ये एक तरह से बैरियर की तरह काम करेगी हमारे जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, कि वो भाई इसको क्रॉस, क्योंकि वो सब हमारे म्यूकस पे चिपक जाते हैं तो हमारे आगे हार्मफुल इफेक्ट ना कॉज कर पाए। तो ये स्टमक लाइनिंग के बारे में हो गया। अब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है, देखो जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है ना वो हमारे अपने आप को, यानी कि स्टमक की लाइनिंग क्या करती है, स्टमक की जो बॉल है उसको खुद से प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे सेवरल मैकेनिज्म से। सबसे पहला तो हमारा आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, एक थिक लेयर, एक मोटी लेयर हमारी इस तरह की म्यूकस की क्या होती है हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये म्यूकस सेल्स के द्वारा मतलब पूरी बनी होती है। और ये करते जब म्यूकस सेल से मतलब निकलेंगे, जो हमारे गॉबलेट सेल हो गया अगर आपको याद हो, तो ये क्या करते हैं, एक फिजिकल बैरियर बना देते हैं हमारी स्टमक लाइनिंग और इनके बीच में, कि कोई भी जो एसिड वगैरह वो डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट ना कर पाए। लेकिन ये अकेला नहीं है जो हमारे यहाँ सेल को बचाता है। इसके बाद हमारे आते हैं बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, जैसे ये हमारे सीक्रेट होते हैं यहाँ पे, ये म्यूकस के साथ मतलब सीक्रेट होंगे और ये जो एसिड है, मान लो यहाँ पे हमारे जो एसिड वगैरह होगा उसको न्यूट्रलाइज करेंगे सरफेस के पास का, जिससे क्या होगा कि वो हमारे मतलब ऐसा देखो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो गया तो म्यूकस को डैमेज कर सकता है, तो न्यूट्रलाइज करेंगे उस एसिड को कि भाई वो हमारे स्टमक में जाके कोई नुकसान ना पहुंचा पाए।
इसके बाद आता है टाइट जंक्शन, यानी कि देखो यहाँ पे जो हमारे सेल होते हैं ना, ये अपने टाइट जंक्शन यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्लोजली इस तरह से कनेक्ट होते हैं। अब ये इसलिए होते हैं टाइट जंक्शन, जिससे जो हमारा लीकेज ऑफ एसिड, यानी कि कोई भी एसिड वगैरह अगर हल्का सा लीक भी होता है तो वो अंदर हमारे डीपर टिश्यू में जाके हमको नुकसान ना पहुंचा पाए, उसके लिए हमारे यहाँ पे टाइट जंक्शन होता है। इसके अलावा हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, तो ये हमारे एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था अपने एसिड प्रोडक्शन वाले पार्ट में। फिर ये हमारे म्यूकस और बाइकार्बोनेट को बढ़ाएगा, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यहाँ पे हमारा शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारे एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, जिससे यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट हो गए, ऑक्सीजन हो गए, वो हमारे म्यूकोजल सेल के पास में अच्छे से पहुंचते रहते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, जो एसिड और टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको यहाँ से रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पर रैपिड सेल रिन्यूअल, यानी कि यहाँ पे क्या है कि मान लो अगर कोई एपिथेलियल सेल है वो डैमेज हो जाती है तो उसे क्विकली हमारी रिप्लेस कर दी जाती है सेल रीजनरेशन से, यानी कि वहाँ पे नई सेल हमारी बन जाती है। तो इससे जो हमारी ओवरऑल लाइनिंग है, यानी कि ये पूरा जो हमारा है ये हमारे यहाँ पे डैमेज नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके क्या फायदे हैं, यानी कि तो ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना, अगर ये फेल हो जाता है बाई चांस तो हमको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, हमारे म्यूकोजा में इरोजन यानी कि पूरा जलना, या गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फेक्शन वगैरह हमारा हो सकता है। तो ये देखा जाए तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से बचा के रखता है। अब ये देखो क्वेश्चन ऐसे ही, क्योंकि कई बार एक आध यूनिवर्सिटी क्या करती है, थोड़ा घुमा के दे देती है, आपको ये सब डाउट होता है, वरना इसके बारे में उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब क्या ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है वो एक वाइटल रोल, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टमक को बचाने के लिए, उसके खुद के एसिड से, और एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पूरा बनाती है जो एक बैलेंस बना के रखती है कि हमारे यहाँ पे डाइजेशन भी चलती रहे और हमारी जो म्यूकोजा लेयर है यानी कि अंदर का जो पार्ट है वो हमारा पूरा का पूरा सेफ भी बना रहे। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन, यानी कि जैसे हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे हमारा पेप्सिन भी होता है, तो पेप्सिन का क्या काम होता है ना वो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें पेप्सिन के बारे में, तो एक हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या है, एक तरह से तोड़ने वाला एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ेगा। क्या देखो प्रोटीन और लाइटिक मतलब तोड़ना, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला हमारा एंजाइम होता है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे प्रोटीन की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि यही प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। अब ये ना जब हमारा सीक्रेट होता है यहाँ पेट के अंदर में, तो ये हमारे जो चीफ सेल होते हैं, अब शायद मैंने ऐसे प्रोडक्शन बताया होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ हमारे ये चीफ सेल होते हैं, तो ये जो हमारे गैस्ट्रिक चीफ सेल है ना, ये हमारे क्या करेंगे, पेप्सिन को यहाँ पे सीक्रेट करते हैं। तो ये ऐसे नहीं करेंगे नॉर्मल, ये क्या करते हैं, एक इनएक्टिव एंजाइम हमारा होता है पेप्सिनोजेन, उसको सीक्रेट करेंगे चीफ सेल के द्वारा, और ये हमारे एक्टिवेट तब होते हैं जब हमारे यहाँ पेट में HCl प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं रोल इन डाइजेशन, यानी कि ये जो हमारा पेप्सिन है इसका डाइजेशन में क्या मेजर रोल प्ले करता है। थोड़ी लाइट चली गई है, मैनेज कर लेना आप लोग। तो देखो यहाँ पे सिंपली हमारा क्या होता है, जैसे जो पेप्सिन है ना वो हमारे यहाँ पेट में पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचने के बाद क्या करता है, जो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है उनको तोड़ने का काम करता है। अब कैसे करेगा वो हम धीरे धीरे समझते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे जो हमारा पेट वगैरह है यहाँ पे हमारा प्रोटीन पहुंच गए, तो यहाँ पे हमारा HCl प्रेजेंट होगा। अब HCl क्या करेगा कि जो हमारे प्रोटीन है ना वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी कि इस तरह से पूरे फोल्ड होते हैं। तो प्रोटीन जो हमारा HCl है वो क्या करेगा, वो इस प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, यानी कि देखो अनफोल्ड कर देगा, यानी कि सीधा इस तरह कर देगा। और हम क्या जानते हैं कि जो हमारा प्रोटीन होता है ना वो एक अमीनो एसिड की चेन होता है, यानी कि इस तरह के अमीनो एसिड हमारे ढेर सारे मिले होते हैं, और ये बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा मिले होते हैं। तो ये पूरा हमारा बन जाता है, और इसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पेप्टाइडोजेन, यानी कि पेप्टाइड्स बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड की चेन हमारी प्रेजेंट होती है जो अमीनो एसिड को मिलाती है। तो इस तरह हमारा ये पूरा बन जाता है। तो पहला काम क्या होता है कि जैसे पेट में कोई जो हमारा प्रोटीन आता है, तो HCl का ही पहला काम क्या होता है कि वो इसको क्या करता है, अनफोल्ड करके इस तरह के नॉर्मल दिखा देता है कि हमें यहाँ पे जो इंटरनल बॉन्ड है ना, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये हमको दिखना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद होता है हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। अब देखो जो हमारा पेप्सिन यहाँ पे रिलीज होता है चीफ सेल के द्वारा, ये हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी ये पूरी है इसमें पेप्सिन हमारे चीफ सेल से आता है। तो जो हमारा पेप्सिनोजेन है ना, सॉरी पेप्सिन है, वो हमारा डायरेक्टली नहीं आता, वो आता है इन दी फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन, यानी कि एक इनएक्टिव फॉर्म होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब मान लो पेट के अंदर में एसिड नहीं है, यानी कि बहुत कम एसिड है, तो जो हमारा पेप्सिनोजेन है वो नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो वो एक्टिवेट हमारा कब होता है, जब मान लो पेप्सिनोजेन आया तो हमारे पेट में अगर HCl प्रेजेंट है, तो HCl क्या करता है, पूरा हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट कर देता है, यानी कि मान लो pH 1.5 से 2 के बीच हो गया, और जब ये एनवायरनमेंट आता है तभी हमारा जो पेप्सिन है वो क्या एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा पेप्सिनोजेन है, जब HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन में, यानी कि अब हमारा पेप्सिन बनेगा। और जब ये एक बार पेप्सिन बन जाता है तो ये और क्या करेगा, ये जो और पेप्सिनोजेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनको और ज्यादा पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि इनको ऑटो एक्टिवेशन बोलेंगे। तो इस तरह ये पूरा फंडा काम करता है कि पेप्सिनोजेन से हमारा बनता है पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl, और देन यही जो हमारा पेप्सिन है ये आगे जाके
जाके और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह हमारा पेप्सिन बन जाता है। अब देखो कि पेप्सिन हमारा काम कैसे करेगा, क्योंकि पेप्सिन हमारा बन गया यहाँ पे, और किसने बनाया, एचसीएल ने। अब देखते हैं कि पेप्सिन कैसे काम करता है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमारे लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये छोटे छोटे में टूट रहे हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, तो इनको अनफोल्ड कर दिया तो मान लो ये है। अब ये हमारी अमीनो एसिड की चेन है, और ये चेन बहुत बड़ी बड़ी हमारी पूरी हो जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं, पूरा प्रोटीन बोलते हैं, और इनको पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड की पूरी लॉन्ग चेन बोल देते हैं। तो अब हमारे जो पेप्सिन है वो कहता है क्या करता है, वो इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं ना, इनको तोड़ना शुरू करेगा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तोड़ देगा, इनको ना ऐसे तोड़ेगा कि मान लो यहाँ पे 4 अमीनो एसिड जुड़े रह गए, यहाँ पे 2 अमीनो एसिड जुड़े रह गए, यहाँ पे 3 अमीनो जुड़े रह गए, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये स्मॉलर बन जाते हैं, और इनको स्मॉलर को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेप्टाइड, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं पेप्टाइड्स, यानी कि छोटे छोटे। तो यहाँ पे क्या होता है एक्शन में कि जो हमारा पेप्सिन है वो एक्ट कर रहा है एज ए एंडोपेप्टाइडेज की तरह, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला। और ये मोस्टली क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा जो हमारे प्रोटीन चेन के, यानी कि इनको जगह जगह से। और ये मेनली पता है कहाँ काम करेगा, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड वाले, जैसे हमारा फिनाइल एनिलीन हो गया, टायरोसिन हो गया, हमारे ढेर सारे मतलब अमीनो एसिड होते हैं, तो उनमें जो हमारा फिनाइल एनिलीन या टायरोसिन हो गया, जिसमें हमारा एरोमेटिक अमीन प्रेजेंट होता है, उनमें जाके उधर के जो ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इनको तोड़ देगा। और इसका मतलब क्या होगा कि अब जो हमारे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल थे, ये छोटे छोटे इस तरह के स्मॉलर प्रोटीन में टूट जाते हैं, और ये टूट जाते हैं, और इन्हीं को हम यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पेप्टाइड्स बोल देते हैं। तो ये जो हमारे बन जाते हैं इनको पेप्टाइड बोलेंगे, यानी कि पेप्टाइड हमारी क्या होती है, शॉर्ट चैन होती है अमीनो एसिड की, क्योंकि जो पूरा प्रोटीन होता है उसमें लंबी चैन होती है, तो इनको तोड़ के छोटा कर देंगे। और जैसे ही हमारा छोटा हो जाता है, अब ये हमारा क्या है कि ये जो पेप्टाइड है इजीली हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, किसमें, यहाँ पे, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि अब ये हमारे यहाँ आएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होंगे, ईजिली हमारे ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये पूरा काम करेगा। अब इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए तो जो पेप्सिन है वो हमारा एसेंशियल होता है किसके लिए, प्रॉपर प्रोटीन डाइजेशन के लिए, और जो हमारे फूड वगैरह होते हैं फर्दर डाइजेशन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके लिए हम इसको तैयार करते हैं। तो अगर हमारा पेप्सिन नहीं होगा तो ये मान के चलो कि हमारी पूरी डाइजेशन क्या है, इनकम्प्लीट रह जाएगी प्रोटीन की। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे क्या है कि जो पेप्सिन है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन का फाइनल ब्रेकडाउन और डाइजेशन हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे उनको तोड़ के छोटा छोटा, यानी कि ये मान लो कि बड़े बड़े जो हमारे प्रोटीन के इस तरह के मॉलिक्यूल्स थे उनको छोटे छोटे में तोड़ देगा, कि अब ये आराम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये लार्ज प्रोटीन, वही सारी बातें जो मैंने बताई थी, और इसमें काम करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा जो डाइटरी प्रोटीन था वो हमारा छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूट जाएगा पेप्सिन के द्वारा स्टमक के अंदर में, जो बाद में जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पेप्सिन हमारा एक वो मेन एंजाइम होता है स्टमक के अंदर का, जो प्रोटीन डाइजेशन को इनिशिएट करेगा और उसको क्या करेगा, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा एसिडिक एनवायरनमेंट में, जो हमारा बाद में इंटेस्टाइन में जाके इजीली जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अगर कभी भी बाई चांस आ जाता है रोल ऑफ पेप्सिन, तो आप अच्छे से जो है इसको लिख के आ सकते हो। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम डिटेल्स में अच्छे से कवर कर लिया है। यानी कि आप अगर देखोगे तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे डाइजेस्टिव के ऊपर थे जो एग्जाम में आए थे, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए है। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, एनर्जेटिक। तो इसके बारे में बात करेंगे, और इस पे एक ही क्वेश्चन हमारा मेनली आता है एटीपी के ऊपर या फिर हमारा बीएमआर के ऊपर, तो इसको भी हम यहाँ अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारा जो एनर्जेटिक्स है ना, ये एक्चुअल में है क्या। तो ये जो हमारा वर्ड है एनर्जेटिक, ये हमारा आता है एनर्जी से। और यहाँ पे सिंपल बात क्या करते हैं कि एनर्जेटिक सिंपली है कि हम यहाँ पे एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। अब एनर्जी के बारे में क्या स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल है कि जैसे जो हमारी बॉडी है ना, वो खाने को कैसे ले रही है, और फिर वही बॉडी हमारी खाने को कैसे कन्वर्ट कर रही है एनर्जी में। तो यही जो स्टडी है कि खाना कैसे हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यही स्टडी हम यहाँ पे एनर्जेटिक्स के अंदर करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल क्या है कि हम लोग मान लो हमें मोबाइल चाहिए मुझे, तो अगर मैं मोबाइल लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। फिर मान लो मुझे बिस्किट किट चाहिए तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फिर मुझे पेन चाहिए, पेपर चाहिए, यानी कि XYZ मैं कुछ भी खरीदता हूँ ना, मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। यानी कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं इनके बिना मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे जो है इनके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। तो मानो कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर तो कुछ ऐसे काम है जिनके बिना हम मर जाएंगे। जैसे मान लो डाइजेशन है तो खाने को पचा रहा है, अब अगर खाना नहीं पचेगा तो अंदर हमारा कुछ पहुंचेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। देन या रेस्पिरेशन, हमें सांस लेने में मतलब हेल्प कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा अंदर आ रहा है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो भाई सारा खेल ही रुक जाएगा। फिर दिमाग हमारा चल रहा है, इसके बिना नहीं चल पाएंगे। हार्ट हमारा ब्लड को पंप करा, अगर हार्ट रुक गया तो भाई खेल खत्म। किडनी हमारी ब्लड को फिल्टर कर रही, जो कितनी जरूरी है। तो ये तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे काम है जो इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना हमारी बॉडी की मतलब जिंदा नहीं बच पाएगी। तो क्या इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए हमको पैसों की जरूरत नहीं है?
जरूरत पड़ेगी ना। तो जो हमारी बॉडी के अंदर पैसे होते हैं जो इन सब काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं ना, उन्हीं पैसों को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। और वो जो एनर्जी है जिसकी करेंसी, जैसे यहाँ पे मैं बोला हूँ पैसे चाहिए, लेकिन पैसे मैं किसको दे रहा हूँ, मैं अपने INR रुपए में तो दे रहा हूँ, यानी कि रुपीज़ में दे रहा हूँ। तो वही यहाँ की जो यहाँ पैसे होते हैं हमारी एनर्जी, वो हमारी ATP में चलती है। यानी कि जो हमारी बॉडी में इन सब काम को करने के लिए जो एनर्जी खपत होती है, एनर्जी का कंजप्शन होता है, वो हमारे इन ATP की फॉर्म में होता है। और यही जो कंप्लीट स्टडी है हमारी एनर्जेटिक्स के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे अगर सिंपल यही बोले कि मान लो हमारी बॉडी है, तो बॉडी क्या कर रही है, इस ATP का यूज कर रही है एज ए एनर्जी, और इसका इस्तेमाल करके हमारी बॉडी के जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे हार्ट बीट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन एक्टिविटी होगी, रेस्पिरेशन होगी, डाइजेशन होगी, इन सबको यहाँ पे करती है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जेटिक में हम सिंपल ये स्टडी करते हैं कि कैसे ये जो हमारा खाना है ये हमारा बॉडी में जा रहा है, और बॉडी में जाने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो हमारा खाना है ये इस बॉडी में, मतलब बॉडी हमारी जो है इस खाने को ATP या एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी ऑब्टेन, कन्वर्ट, स्टोर एंड यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कि एनर्जेटिक में सिंपली क्या करते हैं कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे जो हमारी बॉडी है वो खाने को ले रही है, मतलब हमारी एनर्जी को ले रही है, कन्वर्ट कर रही है, स्टोर कर रही है और यूज कर रही है हमारी बॉडी के ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो हमारे क्या जाता है, बॉडी में जाएगा, तो उससे हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, और देन यही आगे जाके टूट के यानी कि इनका डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और हमें जो है इन्हीं से जो है एनर्जी मिलती है। एग्जांपल, जैसे हम लोग ग्लूकोज वगैरह जब लेते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलेगा, और ये ग्लूकोज बाद में मेटाबोलाइज होगा हमारे सेल्स के अंदर, और इससे हमारे प्रोड्यूस होती है ATP, और इसी ATP का इस्तेमाल करते हैं हम आगे जाके, जैसे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मूवमेंट हो रही है इसके लिए अदर, यानी कि अभी मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ ना, मैं ढेर सारी अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, तो ये सब में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा एनर्जी के बारे में कि जो इतना एनर्जी मैं बोल रहा हूँ ये एनर्जी हमारी है क्या। तो अगर सिंपल हम डिफाइन करना चाहें ना कि ताकत, एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, कि भाई कितनी एनर्जी है तुम्हारे अंदर, कितनी ताकत है। तो ये क्या, एक तरह से मान लो कि हमारी एक बॉडी है, तो इस बॉडी की ये कैपेसिटी होती है, यानी कि बॉडी की एक क्षमता है कि हमारी ये बॉडी है ये कितना काम आगे कर सकती है। अब कितना काम करेगी, तो बॉडी उतना ही काम करेगी जितना उसके अंदर एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का इस्तेमाल करके करती है। तो अगर बॉडी ज्यादा काम कर रही है मतलब उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, कम काम कर रही है मतलब कम एनर्जी है। तो इसीलिए क्या है, कैपेसिटी है कि एनर्जी को नापने के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी कितना परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे होता है परफॉर्म वर्क एंड मेंटेन वाइटल फंक्शन। अब देखो वाइटल का मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो ब्रेन काम कर रहा है, हार्ट का धड़कना, दिल धड़क रहा है, किडनी फिल्टर कर रही है, तो अगर ये सब काम रुक जाएंगे ना तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत ही वाइटल फंक्शन है। तो ऐसे कामों को करने के लिए हमारी एनर्जी कितनी इस्तेमाल हो रही है, तो वही हमारी ताकत है, एनर्जी है, यानी कि बॉडी की कैपेसिटी है। अब इन ह्यूमन बॉडी, इंसानों के अंदर क्या होती है, एनर्जी हमको खाने पीने से मिलती है, और ये मेनली हमारी स्टोर होती है या फॉर्म होती है ATP की फॉर्म है, जो मैंने पहले बताया कि हमारी एक तरह से करेंसी होगी। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यही हमारी एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है। अब जितनी भी जो एनर्जी है वो हमारी पूरी बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है सबके लिए जरूरत है। जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, या ग्रोथ कर रहे हैं, या रिपेयर कर रहे हैं, अपने बॉडी में कोई चीज़ ठीक कर रहे हैं, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कहीं पे मूवमेंट हो रही है कम जगह से ज़्यादा वाली में। इसके बाद बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, यानी कि हर एक काम में जो है हमारी एनर्जी का यूज़ हो रहा है। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो पूरी बॉडी है उसको डेली कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो एनर्जी हमारे इंडिविजुअल, मान सकते हैं किसी एक बंदे को मतलब रिक्वायरमेंट रहती है, वो वैसे तो हमारी हर बंदे के लिए डिपेंड करती है। जैसे मान लो किसी की एज ज़्यादा कम है, सेक्स हो गया, बॉडी वेट हो गया, तो फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए कम करती है। तो अगर हम बात करें ऑन एवरेज जो हमारे एडल्ट मेल है, यानी कि ये मान लो 12-15 साल से जो बड़े हो जाते हैं, तो जो एडल्ट मेल है उनको लगभग पूरे दिन में 2500 से लेकर 3000 किलो कैलोरी तक मतलब रिक्वायरमेंट रहती है। जो हमारी ये एनर्जी रहती है ना, इसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं किलो कैलोरी में, यानी कि कैलोरी होती है सिंपल, और जो किलो कैलोरी में हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी एक जो एडल्ट मेल है उसको पूरे दिन में लगभग जो है 2500 से लेकर 3000 किलो कैलोरी तक की मतलब जरूरत पड़ती है दिन भर में एनर्जी की। और जो कोई एडल्ट फीमेल है उनको लगभग जो है 2000 से लेकर 2400 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी तो देखो ये हमारा डिपेंड करता है कि किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है या उसको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, एज बड़ी है तो ऐसे, और जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है उसको ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया। अब यानी कि अब हमारी बॉडी में ये मान लो इतनी जरूरत है, यूटिलाइज कहाँ होती है, तो एक हमारा होता है BMR। BMR का मतलब क्या होता है आगे आपको बताऊंगा, पर इतना मान लो कि जैसे हमारी बॉडी के कुछ ऐसे काम होते हैं जो इन्वॉल्वमेंट है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो सब अपने आप चल रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी हमारी बॉडी में चल रहे हैं। तो जो ऐसे काम होते हैं जो बेसिक रूप से हमारे मतलब चलते रहते हैं, इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वैसे, तो ये चलते रहते हैं ना, इन सब
सबके लिए हमें मिनिमम कितनी एनर्जी जरूरत है। जैसे बोलते हैं कि जिंदा रहने के लिए कितनी जरूरत है, वो हमारा बीएमआर है। तो ये मानो कि हमारी बॉडी के बीएमआर पे लगभग जो है 60 से 70% एनर्जी का खपत होता है इससे बीएमआर पे। फिर जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर 20 से 30%, जो डाइजेशन वगैरह बाकी इनमें लगभग 10% की एनर्जी जाती है। मोस्टली हमारी जो बीएमआर है यानी कि बॉडी के जितने इंपॉर्टेंट काम चल रहे हैं उन सब में हमारी जाती है। डाइजेशन को अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये इससे पहले मतलब उससे कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं एनर्जी ईल्ड, यानी कि हम जो भाई खा पी रहे हैं उससे हमको कितनी मिल रही है। तो हमें ये पता है कि दिन भर में हमें लगभग जो है 2500 से 3000 किलो कैलोरी चाहिए, इधर हमें 2 से 2500 चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे लगभग हमको जो है 4 किलो कैलोरी मिलती है, और अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तब भी हमें 4 किलो कैलोरी मिलेगी। वही अगर हम यहाँ पे फैट लेते हैं तो फैट से हमको लगभग जो है 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो एनर्जी है वो हमको फैट से मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताना है, मान लो एग्जांपल कि जैसे कार्बोहाइड्रेट ये है और फैट का 4 किलो मतलब 1 ग्राम में इतनी मिलती है, तो आप दिन भर में कितना खाना खा लेते हो ये आपको कैलकुलेट करना है दिन भर में, और उसके बाद पता लगाना है कि आप कितने ग्राम या किलो खाना खा रहे हो और उसके हिसाब से आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी बन रही है। और जितनी एनर्जी बन रही है क्या वो सफिशिएंट है आपके इतने के लिए, क्योंकि ये तो एक एवरेज है। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक बात है इसी एनर्जेटिक या एनर्जी के बारे में। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि राइट अ नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन एंड बीएमआर, यानी कि हमारी एटीपी कैसे बनती है और बीएमआर, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ये हमको क्लियर है कि जो हमारी एटीपी है ना वो हमारी करेंसी होती है, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उसके अंदर काम करने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो हमारी एटीपी होती है। ये क्या करती है, स्टोर एंड प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी, जो भी हमारे काम चले उनके भी जरूरी होती है। अब देखो एटीपी काम कैसे करती है, तो जो हमारे एटीपी है ना उसकी देखो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे यहाँ पे होता है एडेनिन, यहाँ पे होता है राइबोस शुगर और यहाँ पे होता है ट्राइफॉस्फेट, और इसकी वजह से इसका नाम क्या होता है एडिनोसिन, यानी कि ये एडिनोसिन हमारा आ गया यहाँ पे शुगर के लिए, और ट्राइफॉस्फेट क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसकी एक्चुअल में एनर्जी क्या होती है, देखो ये हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो जब यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप हमारा टूटता है तब हमारी जो है एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ये हमारा एटीपी है तो इसका एक फॉस्फेट ग्रुप देखो यहाँ पे निकल गया और बचेगा क्या ये, यानी कि देखो इसका क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट थे, एक हमारा फॉस्फेट निकल के क्या बचा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप बचे हैं और एक हमारा फॉस्फेट निकल चुका है। तो एक जब ये निकलता है तभी हमारी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कितनी होती है, यानी कि एक फॉस्फेट निकलता है लगभग 7.3 किलो कैलोरी पर जूल, यानी कि हमारी इतनी मतलब एक उस पर इतनी रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरी। ठीक है, और हमारी पूरी बॉडी में कितनी चाहिए आपको बताया, तो उसके लिए कितने सारे एटीपी हमारे टूटते होंगे। तो ये हो गया। अब जो एटीपी प्रोवाइड करता है एनर्जी वो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन सब में इस्तेमाल हो जाती है। ये सब एग्जाम्पल है भाई, लिखना पड़ता है आपके एग्जाम के नोट्स के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस तरह हमारा पूरा काम करता है। अब देखते हैं कि ये एटीपी हमारी बनती कैसे है। तो देखो नॉर्मली जो एटीपी हमारी फॉर्म होती है वो जब न्यूट्रिएंट हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड फैट है इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तब हमको मिलती है, और ये हमने बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 1 में पढ़ा था इन न्यूट्रिएंट के बारे में, और यूनिट 2 में हमने डिटेल में पढ़ा है कि एटीपी हमारी बनती कैसे है। रिक्वेस्ट है कि एक बार आप यूनिट 2 बायोकेमिस्ट्री को जाकर जरूर देख लेना, ऑलरेडी कवर है। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि ये वाला जो टॉपिक है ना ये बायोकेमिस्ट्री के एंड में होना चाहिए, और वहां पे अगर है तो यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों डबल डबल यहाँ पे देते हैं। तो ये पूरा काम हो गया। अब देखते हैं कि एटीपी हमें कहाँ मिलती है। तो हमें 3 स्टेप से हमें एटीपी पूरी हमारी बॉडी में मिल जाती है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अब इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हमारी बॉडी में जब सब एब्जॉर्ब होता है उसके बाद एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारा टूटता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, और उसके साथ में क्या होता है मतलब ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारी एटीपी बनती है। कैसे बनेगी, तो यहाँ पे 4 एटीपी हमारी फॉर्म होती है और 2 एटीपी हमारे यहाँ पे यूज हो जाती है। तो नेट गेन हमारा होता है 2 एटीपी का। इसके बाद हमारे यहाँ पे 2 NADH बचते हैं, और जो NADH है ना ये एक NADH के अंदर हमारी 3 एटीपी होती है। तो यहाँ पे टोटल 6 एटीपी मिलती है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो ग्लाइकोलिसिस है उसके अंदर हमको टोटल कितनी है 6 एटीपी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ नेक्स्ट अगर बात करें, ये पेज खुल जा हमारा, खुल जा सिम, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टोटल हमें ग्लाइकोलिसिस से जो है 8 एटीपी मिलती है, यानी कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा फास्टिंग एक्सरसाइज के दौरान तो हमें जो है 8 एटीपी मिलेगी, और एक एटीपी से हमें जो है 3 बार यानी कि 7.3 मिलेगी। जो मैंने बोला कि एक फॉस्फेट टूटेगा 7.3 मिलेगा, फिर दूसरा टूटेगा इतना, फिर तीसरा इतना, यानी कि हमें देखा था लगभग जो है 22 किलो कैलोरी करीब जो है एक एटीपी से हमको मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं रैप साइकिल। चलो इस पे एक ना क्वेश्चन का आंसर बताओ, कैलकुलेट करके बताना। यानी कि एक एटीपी से लगभग हमारी जो है 22-23 जूल के किलो कैलोरी मिल रही है। तो टोटल एक इंसान का मतलब जो एडल्ट मेल है उसको लगभग 2,500-3,000 किलो कैलोरी चाहिए। तो पूरे दिन भर में हमारी कितनी एटीपी का ब्रेक डाउन होना है, यानी कि कितनी एटीपी की हमें रिक्वायरमेंट है इतनी चीजों को फुलफिल करने के लिए, ये आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हमारी आती है टीसीए साइकिल। तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और ये कैसे होगी, जो हमारी ग्लाइकोलाइज साइकिल थी उससे जो 2 पायरुवेट बनते हैं ना ये आगे जाके हमारे टीसीए साइकिल में जाते हैं और वहां जाके मिलती है। तो एक जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है उससे हमें 2 एटीपी और यहाँ पे 6 NADH यानी कि 18 एटीपी और 2 FADH। देखो यहाँ पे क्या है, ये डबल कर दिया, तो 2 पायरुवेट से हमें इतने यानी कि
एक ग्लूकोज लेवल से हमें इतनी एनर्जी मिलती है, लगभग 24 एटी के करीब मिलती है, और 2 पायरुवेट मतलब एक तरह से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है हमारा फूड मॉलिक्यूल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, यानी कि जो पायरुवेट आता है उससे, और उससे आगे हमें ये सब मिलती है। अब नेक्स्ट हमारा आगे आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये हमने पढ़ा था अपने यूनिट सेकंड में, मतलब बायोकेमिस्ट्री में, कि वहाँ पे लास्ट में क्या था कि जैसे ये जो हमारे बन रहे हैं NADH, ये हमारे FADH बन रहे हैं, तो ये ATP बना रहा है, यानी कि एक NADH में लगभग 2.5 होता है जिसको हम 3 बोल देते हैं, और एक FADH में लगभग 1.5 होता है जिसको हम 2 बोल देते हैं। तो ये हमारा बन कैसे रहा है, इसको बनाने के लिए हमारी हेल्प कौन करता है, ETC करता है। यानी कि ETC क्या करता है कि जो हमारे NADH है, FADH है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और इन्हीं को बाद में जाके क्या करेंगे, ATP सिंथेस, यानी कि हमारा 5th कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी मदद से क्या करते हैं, फाइनली कन्वर्ट करते हैं हमारे ATP में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस से हमको 8 मिल रहे हैं, रेफ से हमारे 24 मिल रहे हैं, लगभग हमें 30 से 32 जो ATP है वो हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से देखने को मिल जाते हैं, और ETC बस कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि डे भी हमारी बॉडी में ढेर सारी एनर्जी जनरेट करता है NADH और FADH का इस्तेमाल करके। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ये जो हमारे ATP है, इसका रोल हमारा क्या होता है, प्राइमरी रोल इन सेलुलर। तो यहाँ पे जो ATP है वो हमारा मेन एनर्जी कैरियर होता है सेल के अंदर में। अब ये क्या करता है, जैसे इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा, तो ये अपने आप को तोड़ेगा, यानी कि ATP क्या करेगा, तुरंत देखो यहाँ पे ADP और फॉस्फेट में टूट जाएगा, और जैसे ये टूटता है तो यहाँ पे रिलीज होती है हमारी 7.3 किलो कैलोरी, यानी कि हमें एनर्जी मिल जाती है। अब ये एनर्जी है बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन में अपना मेजर रोल प्ले करता है। जैसे देखा जाए तो ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो हमारे मसल्स वगैरह होते हैं, फिर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट जो मूव कर रहे हैं, देखो इन सब के लिए। इसके अलावा इट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जैसे कोई लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जाना होता है तो उसके मूवमेंट में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। देन वेयर सब्सटेंस, ये मन लिखा है। देन ये हमारे बायोस, जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल बड़े में बनते हैं, वहां भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। देन जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन है, यानी कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है उनमें हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे सेल ग्रोथ कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और इसके अलावा जो बॉडी टेम्परेचर है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो इन समय भी जो है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हो गया हमारा पूरा ATP के बारे में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन था कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ये सब बस, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा नहीं करना, हम ऑलरेडी जानते हैं, तो बस लिख के आ जाना शॉर्ट में कि ये हमारा ATP हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये बना के आ जाना। देन ये मैकेनिज्म हो गया, 3 प्रोसेस से बनाते हैं और कितनी कितनी मिलती है लिख दिया, और प्राइमरी रोल वगैरह हमने लिख दिया, और कुछ बेसिक बातें जो हमारी एनर्जी की थी वो हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। अब देखो ये हमारा क्या होता है, तो जैसे मान लो जब हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि जब हम अपनी बॉडी पे कोई लोड नहीं दे रहे, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी खत्म हो रही है, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। मैं चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा जा रही है। लेकिन हम एक ऐसी कंडीशन देखते हैं जब हमारी बॉडी में केवल कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि मान लो मैं बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में या मैं सो रहा हूँ, और उस टाइम पे क्या होगा, मेरी बॉडी के कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो अपने आप चल रहे होंगे, जैसे डाइजेशन अपने आप हो रहा होगा, देन रेस्पिरेशन अपने आप हो रहा होगा, देन दिमाग मेरा अपने आप वही सपने सोच रहे हैं तो चल रहा है, देन मेरा जो हार्ट है वो ब्लड को मतलब पंप कर रहा है रेगुलरली, और जो मेरी किडनी है वो फिल्टर कर रही है। तो ये कुछ ऐसे काम है जो ऑटोमेटिक मेरी बॉडी में चल रहे हैं, और जब ये चल रहे हैं तो इनके लिए ATP की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि BMR में हम ये देखते हैं कि हमें कितनी ATP की रिक्वायरमेंट रहती है मिनिमम, यानी कि जब हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में। और ये क्यों देखते हैं, क्योंकि अगर मान लो हमें ATP की रिक्वायरमेंट, मान लो हमें जो है 1200 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है एक दिन में हमारे इस काम के लिए, BMR के लिए। ठीक है, तो हमें अगर इतनी एनर्जी जो है, हम फिर इसी हिसाब से खाएंगे कि हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी से ज़्यादा हमको मिले, क्योंकि अगर इतनी एनर्जी से ज़्यादा मिलेगा तो पता है क्या काम करेंगे हम, कि हमारी बॉडी में जैसे हम रेस्ट कंडीशन में है तो ये सारे काम हमारे ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि बॉडी में जब एनर्जी बहुत कम हो गई तो हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे, और अगर ये अपने आप चलने वाले काम भी रुक गए तो भाई डेंजरस हो जाएगा ये। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि जो BMR है वो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि हमको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी अपने बॉडी के जो बेसिक वाइटल फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा ब्रीथिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, इनको मेंटेन करने के लिए कंप्लीट रेस्ट कंडीशन में, यानी कि जब हम रेस्ट में तो हमारी एनर्जी और कहीं यूज नहीं हो रही है, वो टोटल एनर्जी हमारे इन्हीं कामों में यूज होगी। तो ये हमारे मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट को दर्शाता है कि हमारी बॉडी को मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, यानी कि BMR वही है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम कितनी एनर्जी की जरूरत है वो हमको बता दो, और वो हमको BMR यहाँ पे बता देता है। अब एग्जांपल, जैसे हमारी एनर्जी यूज फॉर हार्ट बीट, यानी कि दिल के धड़कने के लिए, सांस लेने के लिए एक पर्सन को कितना चाहिए अगर वो रेस्ट कंडीशन में है। तो अब इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो जो हमारा BMR है उसको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए पहली, कि वो फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट में होना चाहिए, देन पोस्ट एब्जॉर्बिंग स्टेटस, यानी कि खाना खाने के 10 से 12 घंटे बाद, और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये मोस्टली हमारा क्या होता है कि एक दिन में कितने किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है या एक
घंटे में कितने किलो कैलोरी या मीटर स्क्वायर मतलब इसमें रिक्वायरमेंट है। अब इसको ना देखो ये तो हमारा नॉर्मल है, तो इसको मेजर करने के लिए हमारे फॉर्मूले ऑलरेडी बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा दिया है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल्स के लिए क्या है ये बहुत एक्यूरेट होता है, अगर इससे निकालोगे तो आपको एग्जैक्टली आपका बीएमआर पता चल जाएगा कि आपकी जो बॉडी है तो आपकी बॉडी को मिनिमम कितनी मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर मेल्स के अंदर देखा जाए तो बीएमआर आपका यहाँ पे 66 है, प्लस यहाँ पे 13.7 इंटू वेट यानी कि जो आपका किलो वेट होगा वो, प्लस यहाँ पे 5 इंटू आपकी जो हाइट है सेंटीमीटर में वो, -68 इंटू यहाँ पे आपका एज कितना है। क्योंकि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, वो आपके वजन पे, आप कितनी हाइट है और आपका कितना वजन है मतलब एज है, इस तीनों पे डिपेंड करता है। तो अब अभी आपको क्या करना है कि ये पूरा का पूरा आपको अभी निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपका कितना बीएमआर निकल रहा है। ये मेल्स के लिए है और सेम इसी तरह का फॉर्मूला हमारा फीमेल्स के लिए होता है। यहाँ पे बीएमआर इक्वल टू होता है 655 प्लस 9.6 इंटू वेट इन केजी प्लस 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 4.7 इंटू एज। तो इसके लिए आपको गर्ल्स को करना है और सभी को अपना निकाल के वेट और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब मतलब बीएमआर बताना है, वेट नहीं। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई एडल्ट मेल है तो उसको लगभग दिन भर में जो बीएमआर है यानी कि बेसल मेटाबॉलिक कितनी एनर्जी चाहिए, पूरे दिन में लगभग 1600-1800 किलो कैलोरी की जरूरतमंद रहती है। ये बेसिक सारे के सारे काम चलते हैं इसके लिए। फिर जो एडल्ट फीमेल है उनमें लगभग जो है 1400 से 1600 किलो कैलोरी का करीब होना चाहिए। बाकी ये वेरी करेगा, जो मैंने बोला कि आप यहाँ निकाल सकते हो आपके वजन मतलब आपके वजन, हाइट और उम्र के बेस पे। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करेंगे। तो मेनली हमारा होता है एज, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र कम होती जाती है, मतलब डिक्रीजेज विद इंक्रीज एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारे बेस कम होगा क्योंकि हमारे मसल्स कम होंगे, क्योंकि मसल्स सब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देन साइज यानी कि मेल्स के अंदर ये हाइयर होता है, हमने यहाँ भी देख लिया, फीमेल्स में कम होता है। बॉडी साइज कंपोजिशन, अब यहाँ पे क्या देखो किलो सेंटीमीटर सब पे डिपेंड कर रहा है, तो बॉडी साइज कंपोजिशन तो हमारा पूरा डिपेंड करेगा। अब जिसमें ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बीएमआर निकल के आएगा। देन हार्मोन यानी कि थायराइड हार्मोन इंक्रीज करेगा बीएमआर को, क्योंकि थायरोक्सिन हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन कोल्ड कंडीशन में कई बार क्या होता है कि हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोल्ड कंडीशन में क्या हमारी बॉडी को हीट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। देन हेल्थ कंडीशन यानी कि अगर बुखार इलनेस है तो ये भी हमारे बीएमआर को बढ़ा रहा है। सिग्निफिकेंस यानी कि इसके क्या फायदे होंगे, अगर बीएमआर पता होगा तो इससे हम एनर्जी यानी कि हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये हमको पता चल जाएगा। ये जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो प्लानिंग डाइट है या न्यूट्रिशन है उसको हम यूज हमारे मतलब डाइट वगैरह आपने देखा होगा, जो डाइट बनाते हैं ना लोग वो इसके बेस पे बनाते हैं कि आपका बीएमआर कितना है और उसी के अकॉर्डिंग आपके खाने पीने का डिसाइड करेंगे कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। मान लो किसी का 1500 निकला तो उसको 1500 किलो कैलोरी पूरे दिन भर में पूरी करनी होती है, जिससे उसका ये सारा काम चलता रहे जो मैंने बताया था। उसके बाद वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, यानी कि वेट आपका कम ज़्यादा करने में। देन जो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको भी इंडिकेट करेगा, और जो आपका मेटाबॉलिक या थायराइड डिसऑर्डर है उनको डायग्नोस करने में भी ये हमारा पूरा हेल्प करता है। तो ये हो गया पूरा हमारा बीएमआर के बारे में। शॉर्ट नोट अगर कभी आता है आप अच्छे से करके आ सकते हो। अब एक छोटा सा और लास्ट टॉपिक हमारा आता है क्रेटिन फॉस्फेट के ऊपर, कि ये हमारा क्या कभी आता है आप करके आ सकते हो। पहली बात ये है कि जो देखो क्रेटिन फॉस्फेट है ना, ये हमारे एक हाई एनर्जी वाला कंपाउंड होता है, और कई बार आपने देखा होगा जिम वाले बंदे क्या लेते हैं ना, अलग से क्रेटिन लेते हैं। तो क्रेटिन का मतलब क्या होता है ना, ये समझो। अब देखो क्रेटिन का काम क्या होता है, एक रैपिड रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा। अब इसका फंडा क्या होता है, जैसे मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के मसल्स वगैरह में क्या होता है ना, क्रेटिन प्रेजेंट होता है। और क्रेटिन की सबसे खास बात क्या होती है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी में एटीपी प्रेजेंट है, मान लो एनर्जी प्रेजेंट है, तो क्रेटिन क्या करेगा कि इस एटीपी में से क्या करेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप को अपने पास ले लेगा, यानी कि एनर्जी को ले लेगा और स्टोर हो जाता है क्रेटिन फॉस्फेट की फॉर्म में। यानी कि क्रेटिन जो फॉस्फेट है ना वो एक तरह से हमारा एनर्जी का कंपाउंड है, और ये ना ढेर सारे इसी तरह जो क्रेटिन है वो ढेर सारे एटीपी को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा। अब मान लो कि हम लोग जैसे जिम करते हैं या कोई काम करते हैं, तो क्रेटिन ने क्या किया, एटीपी को ले लिया। अब जब जिम करेंगे तो हमारे मसल्स में ही मोस्टली ये होता है, जब जिम करेंगे कोई काम करेंगे तो मसल्स का जो क्रेटिन है वो क्या करेगा, यहाँ से फॉस्फेट को रिलीज करेगा, और फॉस्फेट रिलीज करेगा तो दोबारा हमारे एटीपी, और वो एटीपी क्या करेगी, हमारे इस काम करने में एनर्जी में इस्तेमाल हो जाएगी। तो इस तरह ये पूरा काम करता है, यानी कि रैपिड रिजर्व सोर्स होता है हमारा एनर्जी का, जो हमारे और ये क्या है रीजनरेट करेगा हमारे एटीपी को जब हमको एनर्जी की ज्यादा डिमांड होती है। यानी कि एक तरह से जो क्रेटिन है वो स्टोर करके रख लेता है। फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि जो हमारे मसल सेल होते हैं उनमें मोस्टली होता है। तो ये करते क्या कि जो एटीपी होता है उसके अंदर के फॉस्फेट ग्रुप को अपने अंदर ले लेते हैं। मान लो ये क्रेटिन है तो एटीपी के साथ जुड़ेंगे और ये क्रेटिन फॉस्फेट बन जाएंगे, और एटीपी से एक फॉस्फेट गिरा तो एडीपी, देन आगे ये इसमें से और ले लेंगे एक और, ऐसे करते करते हमारे क्रेटिन फॉस्फेट बहुत सारे बन जाते हैं। अब ये जो हमारी रिएक्शन है ये मतलब कैटलाइज की जाती है हमारे एंजाइम क्रेटिन काइनेज, यानी कि देखो काइनेज मैंने क्या बोला, फॉस्फेट को जोड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट जुड़ रहा है तो क्रेटिन काइनेज लगेगा, और ये मेनली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ पे एनर्जी मान लो जब अवेलेबल है तो क्रेटिन हमारा फॉस्फोराइलेट हो जाता है और यहाँ पे क्रेटिन फॉस्फेट बनाता है। यहाँ पे रोल के बारे में बात करते हैं, तो जब हमको ये ना इमीडिएट एनर्जी की तरह काम करेगा। अब मान लो जब हमको एनर्जी की जरूरत है, यानी कि हमारे एनर्जी ले लिया, अब मान लो हम जिम वगैरह कर रहे हैं और हमें यहाँ एनर्जी की जरूरत है, तो क्रेटिन फॉस्फेट क्या करेगा, जो इसका फॉस्फेट है वो एडीपी में देगा और दोबारा
दोबारा एटीपी बनाएगा और ये एटीपी क्या करेगा, तुरंत ही आपके मसल्स में एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे आप काम करोगे और ये दोबारा हमारा क्रेटिन हो जाएगा और बाद में भैया कि क्रेटिन फिर से एटीपी को मिलेगा और क्रेटिन फॉस्फेट। तो इस तरह ये पूरा चलता रहता है। जब एटीपी हमारी है तो ये स्टोर कर लेगा और जब एटीपी नहीं है तो ये स्टोर को रिलीज कर देगा। इस तरह काम करेगा। तो ये रैपिडली रीजनरेट कर रहा है एटीपी को बाई ट्रांसफरिंग इट्स फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, यानी कि एटीपी में फॉस्फेट को ट्रांसफर करके ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जैसे मान लो स्प्रिंटिंग है, कोई दौड़ रहा है बहुत तेज या कोई वेट लिफ्ट कर रहा है, उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में कांस्टेंट एटीपी लेवल इन मसल सेल, मसल्स में एटीपी हमारी लगातार बनी रहे उसमें, और ये एक तरह से टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम करेगा। इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, तो ये एनर्जी इंस्टेंट सप्लाई करता है जब हमारे एटीपी का लेवल फेल हो जाता है। मसल फैटिगनेस यानी कि जो हमारी मसल थकती हैं उसको डिले करेगा, और इसके अलावा जो सडन बर्स्ट होता है यानी कि मस्कुलर एक्टिविटी में एकदम जो लोड चाहिए उन सबको ये सपोर्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा क्रेटिन फॉस्फेट के बारे में, ये हो गया हमारा बीएमआर के बारे में यानी कि क्लियर, और ये हो गया पूरा का पूरा हमारा एनर्जी के बारे में। तो अब अगर देखा जाए हमने अपनी पूरी की पूरी यूनिट सेकंड को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज कवर कर लिया है। हमारी रिक्वेस्ट है भाई कमेंट करके बताना जरूर कि आपको सब कैसा लग रहा है, सब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगी। ये थोड़ी बड़ी थी, टाइम ज्यादा लगा, लेकिन बाकी की शॉर्ट है, टाइम तब लगेगा। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अब मिलता हूं मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।